हेलो एवरीवन, हेलो। सो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी के क्वेश्चन और ये ज्योग्राफी की रिवीजन क्लासेस हैं। और ये रिवीजन क्लास के अंतर्गत मैं आपको बता दूं, एक मैराथन क्लास है ये। और इस क्लास में जितने भी हमने कहीं पे भी कभी भी पुराने क्वेश्चंस पढ़े होंगे ज्योग्राफी के, तो उसमें से मैंने कुछ कंपाइलेशन डाली है ये। और इसमें जो है आपको बहुत सारे ज्योग्राफी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और इससे आपकी जो है रिवीजन अच्छे तरीके से हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को, स्टार्ट करते हैं जी। और इस क्लास को लेके आ रहा हूं मैं, मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल, जैसा कि आप सबको पता है, ठीक है। सो माय नेम इज डॉक्टर विपिन गोयल। तो दिस इज अ ज्योग्राफी रिवीजन क्लास। बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरे दो पेड कोर्सेज आते हैं। द वन इज द जनरल अवेयरनेस कोर्स एंड द सेकंड वन इज द 10,000 MCQ कोर्स। इस कोर्सेज के अंतर्गत क्या चीजें हैं वो मैं आपको बता देता हूं। अगर आप लोग जो है सिर्फ और सिर्फ MCQ फॉर्म में पढ़ना चाहते हैं, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं, तो आप मेरा ये पेड कोर्स ले सकते हैं, दैट इज 10,000 MCQ कोर्स। और इस कोर्स में सारे चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, डिटेल में डिस्कशन करी हुई है, और साथ के साथ जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के। और अगर आप लोग जो हैं जो टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं, जनरल अवेयरनेस जैसे कि पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, जितने भी हमारे टॉपिक होते हैं जनरल स्टडीज, जनरल अवेयरनेस में टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल पॉलिटी के अलग अलग टॉपिक, हिस्ट्री के अलग अलग टॉपिक, तो एक एक टॉपिक वाइज डिस्कशन चाहते हैं, डाउट सेशन चाहते हैं, तो आप मेरा ये पेड बैच ले सकते हैं, जनरल अवेयरनेस का सिलेक्शन बैच। क्लियर। और इसकी क्लासेस जो होती हैं शाम को 7 बजे होती हैं, और इसके ऊपर अभी फ्लैश सेल चल रही है। ये कोर्स सिर्फ आपको 1500 रुपीज में मिल जाएगा, 1500 रुपए में मिलेगा अगर आप इसमें कोड यूज करते हैं VIP, दैट इज VIP। तो ये कोड आपको यूज करना है, ये बैच आपको सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपीज में मिल जाएगा। ध्यान रखना, VIP कोड यूज कर लेना इस बैच में। और इसमें सारी आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी जैसे हम पढ़ते हैं, और इसमें हमारे जितने भी चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज क्वेश्चन है वो यहाँ पे आपको मिलेंगे। इन कोर्सेज को आप कहां से ले सकते हैं? स्टडी IQ ऐप पे और हमारी वेबसाइट के ऊपर। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा होम पेज, यहाँ पे दिखेगा सर्च बार, सर्च बार में डाल देना लाइव। जैसे आपने लाइव वर्ड डाला तो आपको ऐसे नजर आ जाएगा GL लाइव बाय डॉक्टर विपिन गोयल, तो आप उसको परचेज कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप MCQ की फॉर्म में पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे 10,000 डाल देना, तो आपको ये 10,000 MCQ कोर्स आपको नजर आ जाएगा। और अदरवाइज वहां से समझ ना आया तो आप लोग जो है बेस्ट सेलिंग कोर्स में जाना, व्यू ऑल करना, यहाँ पे क्लिक करना, तो आपको ये दोनों कोर्सेज नजर आ जाएंगे, तो वहां से भी आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। बाकी जितने भी अपडेट्स होते हैं वो सारे के सारे हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपडेट्स होते रहते हैं। मेरे साथ यहाँ पे 1,40,000 प्लस बच्चे जुड़े हुए हैं, तो आप भी आके जुड़ सकते हैं। सारे लेक्चर्स, PDF, जितनी भी चीजें होती हैं मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर कर देता हूँ। और प्लस जो है आप मुझे सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर, फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं, और यहाँ पे जो है आपका जो है ईमेल कर सकते हैं अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो। क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी के क्वेश्चन से। स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया? सबसे बड़ा संघ राज्य जो है वो कौन सा क्षेत्र है, कौन सा आपका जो यूनियन टेरिटरी है, सबसे बड़ा एरिया वहां पे देखने को मिलता है। अगर मैं सबसे बड़े एरिया की बात करता हूं तो वो आता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, सबसे नंबर 1 पे। दूसरे नंबर पे दमन दीव, सॉरी दादर नगर हवेली एंड दमन दीव, मतलब एक ही है ये, अब तो यूनियन टेरिटरी इसको मिला के एक बना दी गई है। दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव दूसरे नंबर पे आती है। अगर आपको पूछा सबसे जो है आपकी स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी कौन सी है, तो जम्मू कश्मीर सबसे स्मॉलेस्ट है, जम्मू कश्मीर। और उससे स्मॉल, इसके बाद सबसे स्मॉलेस्ट तो ये होगी, तो जाने की हमारी इससे कम स्मॉलेस्ट कौन सी है, लद्दाख। ये ध्यान रखना, लद्दाख स्मॉलेस्ट में सेकंड नंबर पे आती है, सबसे स्मॉलेस्ट जो है वो है जम्मू कश्मीर। ध्यान रखना, इस क्वेश्चन का आंसर नंबर क्या बनेगा, C ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। अंडमान निकोबार की बात करें तो अंडमान निकोबार में जो आपका लाइन जाती है वो 10 डिग्री चैनल जाता है, सबको पता है। अंडमान निकोबार की सबसे हाईएस्ट पीक का नाम क्या है, दैट इज सैडल पीक, नॉर्थ अंडमान में देखने को मिलता है। अंडमान निकोबार आइलैंड की जो कैपिटल सिटी है दैट इज द पोर्ट ब्लेयर, और ये पोर्ट ब्लेयर वही जगह है जहां पे आपका पोर्ट भी है, बंदरगाह है, और सारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट देखने को मिलता है। और पोर्ट ब्लेयर में ही एक चीज आपको और याद करें कि पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में, चलो ठीक है ये सारी यूनियन टेरिटरी है, ये सब चीजें मतलब कैपिटल सिटी है,
पोर्ट ब्लेयर में बहुत सारी चीजें हैं। पोर्ट ब्लेयर में मेन इंपॉर्टेंट जो चीज है आपको याद रखनी है, सेलुलर जेल। पेपर में आ जाता है, बहुत सिंपल सी चीज है, जहां पे अंग्रेजों के टाइम पे काले पानी की सजा दी जाती थी और अब उसको हम सेलुलर जेल कहते हैं। और ये कहां पे है सेलुलर जेल? सो दैट इज इन द पोर्ट ब्लेयर। क्लियर? तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? सी ऑप्शन, दैट इज अंडमान निकोबार आइलैंड इज द करेक्ट आंसर। सो हियर इज अंडमान निकोबार आइलैंड और यहाँ पे जो है आपका 10 डिग्री चैनल जाता है, याद रखिए। सो दिस इज द पोर्ट ब्लेयर, द कैपिटल सिटी, और प्लस जो है सेलुलर जेल जहां पे देखने को मिलती है। नॉर्थ अंडमान यहां पे है और यहीं पे सबसे ऊंची चोटी है, दैट इज आपका दैट इज द सैडल पीक। देखिए मैंने आपको बताया कि जो 10 डिग्री चैनल है अंडमान निकोबार के बीच में जाता है। पेपर में अंडमान निकोबार अगर पेपर में ऑप्शन नहीं आता तो आपको ऑप्शन क्या आएगा? लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार। ये भी ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा अंडमान का कौन सा हिस्सा तो लिटिल अंडमान, और निकोबार का कौन सा हिस्सा? कार निकोबार। लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में जाती है आपकी दैट इज द 10 डिग्री चैनल। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट को पार्ट, क्लियर? याद रखना। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिए। शाबाश अगला आंसर बताइए। हाँ, बहुत सारे जो है यहाँ पे जो एक बच्चे ने आंसर दिया इसमें दैट इज ट्राइबल पीपल्स, ठीक है। सो ट्राइबल पीपल बहुत सारे हैं, मतलब आई मीन टू से मतलब कैटेगरी डिवाइड करी गई है, बहुत सारे हैं, जैसे कि आपके जरावाज, ओंग, अंडमानीज और निकोबारीज, सेंटिनलीज, ठीक है। जरावाज, ओंग, सेंटिनलीज, अंडमानीज एंड निकोबारीज, ये तो है ही हैं, समझ आया? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपकी जो है ट्राइबल पीपल हैं यहाँ पे। क्लियर हो गया आप लोगों को? तो अच्छे से पढ़ना कि ट्राइबल पीपल के जो है राइट्स भी बहुत सारे होते हैं। पैसा एक्ट जो होता है 2006 वाला, उसमें बताया गया है। और अगर मैं पॉलिटिकल टर्म में बात करता हूँ, पॉलिटी टर्म में बात करता हूँ, और जो आपका पंचायत वाला एक्ट आता है उसमें देखने को मिलता है। चलिए जी स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। मानस एनिमल हस्बेंड्री जो है ये कहाँ पे है? मानस, मानस जो है तो दिस इज इन द असम। आंसर इसमें क्या बनेगा? बी ऑप्शन। असम में बहुत सारे नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व हैं, जैसे कि मानस नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व है, काजीरंगा है। काजीरंगा तो बहुत चीजों, काजीरंगा जो है आपका वन हॉर्न राइनो के लिए फेमस है, वन हॉर्न राइनो के लिए। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। नामेरी है, ओरांग है, तो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। ये याद रखना, आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और यहाँ पे राजस्थान में याद रखना है आपको दैट इज केवला देव, जिसे आप भरतपुर जो है भरतपुर सेंचुरी जिसे के नाम से जानते हैं। और झारखंड में आपका बेतला और बेतला जो है आपका नेशनल पार्क। एंड छत्तीसगढ़ में, चलो कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। एक क्वेश्चन बताओ, ठीक है, छत्तीसगढ़ में के रिलेटेड भी है और बाकी भी चीजें बताइए। साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पे है? ठीक है, और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ गुरु घासीदास नेशनल पार्क कहां पे है? ये दोनों कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे आप लोग, ठीक है। यस, ये दोनों आंसर मुझे लिख के बताएंगे, साइलेंट वैली और गुरु घासीदास। तो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। सो हियर इज द मानस नेशनल पार्क, वेरी इंपॉर्टेंट। ओरांग, नामेरी, काजीरंगा, दिब्रू साइकोवा। सो दीज आर इन द जो है असम वाला पार्ट के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। असम में आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मजूली आइलैंड। मजूली आइलैंड जो है ये एक रिवराइन आइलैंड है, रिवर्स द्वारा बनाया जाता है, ब्रह्मपुत्रा द्वारा मेन। और यहाँ पे बहुत सारी जो है आपकी ट्रिब्यूटरीज आती हैं, जैसे कि लोहित, कामेंग, सुबांसरी, दिहांग, दिबांग। सो दीज रिवर्स मेक द riverine island, that is Majuli Island, and that is in the Assam. So this is very very important part, clear? याद रखना। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिए। शाबाश, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन बताइए जी। जी क्वेश्चन है, गवर्नमेंट क्लासिफिकेशन द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर द्वारा एग्रो क्लाइमेटिक जोन जो है हमारे इंडिया में क्या कितने हैं? देखिए एग्रो क्लाइमेट जोन का मतलब यहाँ पे ये होता है कि एग्रीकल्चर हर इंडिया के हर कॉर्नर पे होती है और उनका डिफरेंट क्लाइमेट जोन है, जैसे कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डेसिडियस, ठीक है, डेजर्ट, क्लियर। दीज
टाइप्स ऑफ, क्लियर। तो ये क्लाइमेटिक जोन जो है, जैसे वेस्टर्न हिमालय हो गया, ईस्टर्न हिमालय हो गया, लोअर गंजेटिक प्लेन्स हो गए, और सदर्न प्लेटू एंड हिल्स हो गई, और आपकी सेंट्रल हाईलैंड्स हो गए, क्लियर, आइलैंड हो गया, वेस्टर्न ड्राई रीजन हो गया, बहुत सारे हैं। तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी, शाबाश। चलिए ये क्वेश्चन चलो आपके लिए होमवर्क देता हूं, काफी बच्चे थोड़े से देखते हैं, ये आपका होमवर्क है। आप मुझे ये आंसर लिख के बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, साइड पे लिख लो, और बाद में देना आंसर इसका। बाद में चाहे गूगल करना, साइट्स पढ़ना, ठीक है, वेबसाइट्स के ऊपर बहुत सारी चीजें होंगी, तो आप मुझे देना आंसर इसका। 126 है या 127 है, दोनों में से एक है। ये आपको मैं हिंट दे देता हूं, 126 या 127 में से दोनों में से एक है। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिए। वेयर इज द इंडियाज सैटेलाइट लॉन्च सेंटर लोकेटेड? इंडिया जो सैटेलाइट लॉन्च सेंटर है वो कहां पे है? दैट इज द श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा में देखने को मिलता है। सो आंसर नंबर क्या बनेगा आपका? सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। यस, आंध्र प्रदेश में सतीश धवन स्पेस सेंटर यहां पे देखने को आपको मिलता है। और एक आपको याद रखना है, दैट इज विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, दैट इज इन द तिरुवनंतपुरम, केरल के अंदर। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अहमदाबाद जो है ये पूरी सिटी आपकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आती है। हसन जो है मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी है यहाँ पे इसरो की। एक तो हसन में है, हसन इज इन द कर्नाटक। और कहां पे है कंट्रोल फैसिलिटी? हसन में तो है ही है, और आपकी है दैट इज द कर्नाटक में, ठीक है। कर्नाटक में कहां पे? कर्नाटक में तो हसन में है, एक है आपकी भोपाल में, भोपाल दैट इज द मध्य प्रदेश। ये भी आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और हाँ, इसरो के बारे में आप याद कर सकते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसके हेडक्वार्टर कहां पे हैं? बेंगलुरु में। बेंगलुरु इज कॉल्ड द स्पेस सिटी। और इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बना कब था? 15 अगस्त 1969 को। और अभी एट प्रेजेंट इनके चेयरपर्सन कौन है? के सिवान हैं। समझ आया आप लोगों को? यस, आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, श्रीहरिकोटा। सो दीज आर द अलग अलग जगह के ऊपर अलग अलग इसरो सेंटर्स हैं जो मेन याद करने हैं, मैंने आपको बता ही दिए। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम, हसन के अंदर मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी है। और मैंने आपको भोपाल में भी बता दिया था कि भोपाल में भी मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी है, ये याद रखना है। एक याद रखना, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर जो डेट इज इन द हैदराबाद तेलंगाना के अंदर है। श्रीहरिकोटा में मैंने आपको बता दिया डेट इज सतीश धवन स्पेस सेंटर है। क्लियर? अलग अलग जगह के ऊपर अलग अलग चीज है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ DRDO की बात करूं तो वो तो आपको पता है कि भाई दिल्ली में है, DRDO इज इन दिल्ली। और अगर मैं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की बात करता हूं तो वो आपका महाराष्ट्र में है। बट ये चीजें अलग हैं, बट इनके साथ कहीं ना कहीं वो रिलेट करते हैं। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर? याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिए जी। विच प्लेनेट इज नोन एज अ ड्वार्फ प्लेनेट? ड्वार्फ प्लेनेट इनमें से कौन सा है? दैट इज प्लूटो। पहले तो आंसर टिक करते हैं, आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब प्लूटो के अलावा कौन कौन से हैं यहां पे याद कर लीजिए, मेकमेक, होमिया, एरिस, प्लूटो, सो एंड सेरिस। सीरिस जो है ये आपका तो देखने को मिलता है जहां पे आपका एस्ट्रॉयड बेल्ट होती है मार्स और जुपिटर के बीच में, उस वहां पे है आपका सीरस। क्लियर? और प्लूटो सबसे पहले नंबर पे आता है, मतलब ड्वार्फ प्लैनेट में प्लूटो, देन एरिस, होमिया, मेकमेक। ये आपको क्लियर होना चाहिए कि लोकेशन वाइज प्लूटो पहले, देन एरिस, देन होमिया, देन मेकमेक। और सीरियस मैंने आपको बता दिया मार्स और जुपिटर के बीच में देखने को मिलता है, दैट इज इन द एस्ट्रॉयड बेल्ट एंड दैट इज द सीरियस। अब यहां पे आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अर्थ जो है ये 5th लार्जेस्ट प्लेनेट है हमारे मतलब सोलर सिस्टम का। जुपिटर सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्लेनेट है। सेकंड नंबर पे है आपका सैटर्न। लेकिन अगर आपसे सैटेलाइट पूछा, सैटेलाइट सबसे ज्यादा मैक्सिमम किसके पास है? सैटेलाइट मैक्सिमम है सैटर्न, शनि के पास, और दूसरे नंबर पे है जुपिटर के पास। अगर सबसे बड़ी सैटेलाइट पूछा तो वो है गैनीमीड। सबसे बड़ी सैटेलाइट है गैनीमीड, और गैनीमीड किसकी सबसे बड़ी सैटेलाइट है? जुपिटर की। ये भी आपको ध्यान रखना है। और अर्थ का सबसे ज्यादा आपको अर्थ का जो है नेचुरल सैटेलाइट है दैट इज मून। क्लियर? ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया जी आपको? तो आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, प्लूटो इज द करेक्ट वन। ये क्वेश्चन याद कर लेना, आपके डिफरेंट प्लैनेट्स के नाम, दैट इज डिफरेंट ड्वार्फ प्लैनेट्स के नाम। समझ आया? चलिए जी अगला क्वेश्चन बताइए। अच्छा, एक बच्चा पूछ रहा है जो है सेकंड सबसे बड़ी, तो चलो आपने बता दिया कि कौन सी है, दैट इज गैनीमीड। सबसे बड़ी तो गैनीमीड है, ये आपकी किसकी है? जुपिटर की। और दूसरी सेकंड मोस्ट
दूसरी बड़ी टाइटन, टाइटन किसकी है, दैट इज सैटर्न की। सबसे छोटी कौन सी है, डीमोस, ये किसकी है, दैट इज मार्स की, मंगल ग्रह की। ये याद रखना है आपको सारी चीजें। चलिए जी अगला क्वेश्चन बताइए। बिल्कुल, सैटर्न की 82 है सैटेलाइट, और जो है आपकी जुपिटर की 79 है। अगला बताओ। क्वेश्चन देखिए, इन ए रेन फॉरेस्ट द वेजिटेशन दैट ग्रो अंडर द शेड ऑफ ए कैनोपी इज नोन एज। जो कैनोपी होती है, कैनोपी की शेड में जो मतलब आई मीन टू से वेजिटेशन वनस्पति ग्रो करती है, उसको हम क्या कहते हैं। तो यहां पे पहले तो देखिए, सो ये आपकी जो है प्रॉपर तरीके से होती है, ये पड़ रही है शेडो, उसको कैनोपी की शेडो में जो है उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज अंडर स्टोरी, और कैनोपी इज अंडर द इमर्जेंट लेयर, और सबसे ग्राउंड के ऊपर होता है फॉरेस्ट फ्लोर। याद रखना, ग्राउंड से अपर मोस्ट जाएंगे तो पहले फॉरेस्ट फ्लोर आता है, देन अंडर स्टोरी, देन कैनोपी, देन इमर्जेंट लेयर। समझ आया आप लोगों को। अब क्वेश्चन ये पूछा था कि कैनोपी, ये जो है कैनोपी बनी हुई है, कैनोपी के नीचे क्या होता है, दैट इज अंडर स्टोरी। तो दिस इज अंडर स्टोरी, एंड अंडर स्टोरी के नीचे पूछ लिया तो आपका बनेगा फॉरेस्ट फ्लोर, और ग्राउंड पे सबसे टॉप मोस्ट पूछा तो इमर्जेंट लेयर देखने को आपको मिलती है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, सी ऑप्शन, अंडर स्टोरी इज द करेक्ट आंसर। यस, अंडर स्टोरी। अच्छा, अगर आपको पेपर में अंडर स्टोरी वर्ड नहीं आया, अगर ऑप्शन में अंडर स्टोरी वर्ड नहीं आया, तो यहां पे क्या बनेगा, शैडो प्लांट्स। यहां पे वर्ड बनेगा शैडो प्लांट्स। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है यार यहां पे, ठीक है। अंडर स्टोरी की जगह के ऊपर शैडो प्लांट्स भी आ सकता है। क्लियर हो गया, क्लियर। चलिए अगला बताइए जी, शाबाश। क्वेश्चन देखिए जी, अगला आंसर बताइए फटाफट। हमारे इंडिया में कितने परसेंट पीपल जो हैं, लोग जो हैं, एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं। हमारे इंडिया के एग्रीकल्चर में मैक्सिमम लोग इन्वॉल्व हैं। अगर मैं उसकी बात करूं रूरल पॉपुलेशन की, यस, रूरल पॉपुलेशन की बात करता हूं, तो अप्रोक्सीमेटली 80%, अगर मैं गांव में बात करूं तो 80% लोग जो हैं अभी भी एग्रीकल्चर करते हैं। पूरे इंडिया के कितने परसेंट करते हैं, अबाउट 60%। 60% के आसपास जो लोग अभी भी जो है एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं। और हमारे इंडिया में एग्रीकल्चर किस लिस्ट में आता है, प्राइमरी आई मीन टू से प्राइमरी सेक्टर में आता है, जिसमें आपका एग्रीकल्चर हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, और जो है आपका फॉरेस्ट्री हो गया, और पोल्ट्री फार्म्स हो गया, फिशरी हो गया। सो दीज आर इन द प्राइमरी सेक्टर। तो एग्रीकल्चर भी इसी में आएगा, एनिमल हस्बेंड्री हो गया। अब बात यहां पे ये है कि प्राइमरी सेक्टर जो है आपका अप्रोक्सीमेटली ओनली अबाउट कह रहा हूं मैं, 14% के आसपास जीडीपी देता है। लेकिन सबसे ज्यादा इंडिया में लोग कहां पे काम करते हैं, अगेन आपके एग्रीकल्चर में। मतलब 60% लोग काम करते हैं तो आपके 14% जीडीपी का हिस्सा बनते हैं। सो दैट मीन्स समवेयर इट इज ए हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि जहां पे 5 बंदों की जरूरत है वहां पे 10 बंदे काम कर रहे हैं। तो दैट मीन्स ऑब्वियसली बात है, लोगों की पॉपुलेशन जो है परसेंटेज वाइज बहुत बढ़ जाएगी एग्रीकल्चर में। तो इसीलिए जो है हमारे देश में एक अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है जो हिडन होती है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, प्रछन्न बेरोजगारी जिसे हम कहते हैं। प्रछन्न बेरोजगारी का मतलब है कि एक जगह के ऊपर 5 बंदों की जरूरत है, 10 बंदे काम कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। याद रखना, आंसर नंबर जो है ए इज द करेक्ट आंसर। अगर आपसे पूछा कि सबसे ज्यादा कौन से सेक्टर से जो है हमें पैसा आता है, तो आपका आंसर बनेगा सर्विस सेक्टर, जो आपका टर्शरी सेक्टर है, तृतीय क्षेत्र है, जिसमें आपका बैंकिंग जो है, बैंकिंग हो गया, स्कूल हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया। सो दीज आर द जो सर्विस सेक्टर होता है। और दूसरे नंबर पे आपका इंडस्ट्री सेक्टर। आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर 1। चलिए जी अगला आंसर बताइए। क्वेश्चन देखिए जी ध्यान से, क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए जी क्या कह रहा है। वृद्ध गंगा किसे कहते हैं, बूढ़ी गंगा, वृद्ध गंगा किसे कहा जाता है। सो दैट इज द गोदावरी। गोदावरी को कहा जाता है वृद्ध गंगा। गोदावरी 1465 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। साउथ इंडिया के अंदर सबसे बड़ी नदी है। पेनिसुलर इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत क्या होता है, जहां पे तीनों जगह के ऊपर जो है पानी हो, मतलब एक एरिया जो तीनों जगह से पानी से घिरा हो, पेनिसुलर कहते हैं। और यहां पे जो है आपकी गोदावरी स्टार्ट होती है। गोदावरी स्टार्ट होती है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कहां से, त्रिंबकेश्वर प्लेटू से। त्रिंबकेश्वर प्लेटू से स्टार्ट होती है और चलते 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 जो है अंडमान निकोबार आइलैंड में क्या
आंध्र प्रदेश में क्या बनाती है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, यानी कि गोदावरी और कृष्णा रिवर जो है डेल्टा बना लेते हैं यहाँ पे आंध्र प्रदेश में, कृष्णा जो गोदावरी, ठीक है। तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा बनाते हैं, तो बीच में एक लेक चलती है यहाँ पे, डेट इज कॉल्ड कोलेरू लेक, वो भी आपको याद रखना है। कृष्णा गोदावरी डेल्टा के बीच में कौन सी लेक है, डेट इज कोलेरू लेक। बट गोदावरी रिवर के ऊपर आपको दो चीजें याद रखनी है, क्या याद रखनी है, यहाँ पे जो है आपके डैम, एक है आपका पोलावरम प्रोजेक्ट, ये पोलावरम प्रोजेक्ट जो है गोदावरी रिवर के ऊपर है आंध्र प्रदेश के पास, एक है आपका गोदावरी के ऊपर कालेश्वरम प्रोजेक्ट, ये कालेश्वरम प्रोजेक्ट जो है ये कहां पे है, दैट इज इन द तेलंगाना, ये ध्यान रखना दोनों चीजें। कृष्णा रिवर मैंने बताया था दूसरी सबसे बड़ी नदी है पेनिसुलर इंडिया की, साउथ इंडिया की, और ये स्टार्ट होती है महाबलेश्वर प्लेटू से। अगेन आपका कृष्णा गोदावरी डेल्टा, और आंध्र प्रदेश में कृष्णा रिवर के ऊपर जो है आपका नागार्जुना सागर डैम देखने को मिलता है, श्री सलेम डैम देखने को मिलता है, अलामटी डैम देखने को मिलता है कृष्णा रिवर के ऊपर, याद रखना। और नर्मदा की बात करता हूं तो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच में जो नदी बहती है वो होती है आपकी नर्मदा रिवर। क्लियर हो गया आप लोगों को। और नर्मदा जो है और सतपुड़ा और विंध्यास के बीच में जो नदी बहती है अगेन नर्मदा है, ब्लॉक माउंटेन्स का पार्ट बनाता है, रिफ्ट वैली का पार्ट बनाता है, और नर्मदा रिवर गिर जाती है कहां पे, दैट इज द गल्फ ऑफ खंबात, अरब सागर के अंदर गिर जाती है, जो एस्चुरी बनाती है। नर्मदा के अलावा कौन कौन सी नदियां एस्चुरी बनाती हैं, नर्मदा तो बनाती है माही, ताप्ती और साबरमती। सो दीज रिवर्स मेक द दैट इज एस्चुरीज बनाती हैं ये, ठीक है। और दूसरी बात यहां पे ये याद रखना है, नर्मदा रिवर के ऊपर जो है एक फॉल देखने को मिलते हैं, दैट इज मार्बल फॉल। ये मार्बल फॉल कहां पे हैं, दैट इज इन द जबलपुर, ठीक है। जबलपुर के अंदर मार्बल फॉल्स बनते हैं, याद रखना। जबलपुर जो है हाईएस्ट सीज्मिक सिटी कहते हैं, मतलब वहां पे अर्थक्वेक वगैरह बहुत ज्यादा आते देखने को मिलते हैं, सो ये भी आपको याद रखना है। कावेरी रिवर की बात करता हूं तो ब्रह्मगिरी रेंज से स्टार्ट होती है कर्नाटक से, और कावेरी रिवर जो है आपका डेल्टा बनाती है। और कावेरी रिवर के ऊपर अगेन डिस्प्यूट चलता है, 4 जगह के ऊपर डिस्प्यूट है रिवर वाटर शेयरिंग के लिए, इंपॉर्टेंट है। कावेरी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी, रिपीट कर रहा हूं, कर्नाटक, केरल, पुडुचेरी, कर्नाटक, केरल, पुडुचेरी एंड कर्नाटक, लिख देता हूं मैं, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी। तो इन 4 स्टेट्स में 3 स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी में डिस्प्यूट है आपका कावेरी रिवर को वाटर शेयरिंग के ऊपर। तो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, गोदावरी, आंसर नंबर बी। चलिए जी अगला आंसर बताइए, अगला क्वेश्चन बताइए फटाफट, शाबाश, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा ऐसा शहर है जो बिल्कुल नदर्न मोस्ट लैटिट्यूड के ऊपर देखने को आपको मिलता है। नदर्न मोस्ट लैटिट्यूड, नदर्न मोस्ट लैटिट्यूड का मतलब क्या होगा, बिल्कुल उत्तर भारतीय जो है आपकी रेखाओं पे, अक्षांश रेखाओं पे। अब पहली बात तो लैटिट्यूड वर्ड का मतलब क्या होता है, अक्षांश वर्ड का मतलब होता है लेटी हुई लाइनें, लाइक फॉर एग्जांपल दिस। सो दीज आर द लैटिट्यूड्स। क्लियर हो गया आप लोगों को, ये आपके लैटिट्यूड्स होते हैं। अब यहां पे देखिए, अगर मैं इंडिया का मैप लेता हूं, अगर एक फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं, पचमढ़ी जो है आपका यहां पे है, मध्य प्रदेश के बीच के आसपास, अहमदाबाद यहां पे आ गया, इलाहाबाद यहां पे आ गया, और पटना इसके थोड़ा सा ऊपर हो गया। सो दैट मींस ऑब्वियसली बात है, सबसे उत्तर भारत में कौन सी पड़ रही है, पटना, पटना द बिहार कैपिटल। आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नहीं पटना जो है सबसे ऊपर है, दूसरे नंबर पे पड़ती है आपकी इलाहाबाद जिसे आप प्रयागराज कहते हैं, तीसरे नंबर पड़ता है अहमदाबाद, और चौथे नंबर पे पचमढ़ी। सो समझ आया आप लोगों को, यस, आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। पटना, पटना में गांधी मैदान भी है, याद रख लेना, एक क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कई बार, ये गांधी मैदान कहां पे है, पटना में। इलाहाबाद प्रयागराज जिसे आज कहते हैं, इलाहाबाद में संगम दैट इज गंगा और यमुना रिवर मिलती हैं। अहमदाबाद मैंने आपको बताया था फुल्ली सिटी जो है आपकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और डेट्स इट। तो आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया। ये 2 लैटिट्यूड्स के बीच में कितना गैप होता है, मतलब इनमें कितना किलोमीटर का गैप होता है, 2 लैटिट्यूड्स के बीच में, यानी कि 1 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में कितना गैप होता है, 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर का गैप होता है। तो आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, यस। क्लियर हो गया जी। चलिए अगला आंसर बताइए। एक बच्चा कह रहा है कि मतलब मुझे सिखा रहा है वो, ठीक है, कि यूपी नॉर्थ में है ना कि बिहार। यहां पे लोकेशन पूछी है,
अगर मैं यूपी की बात करूं, बिहार की बात करूं, वो अलग चीज है। यहाँ पे उनमें सिटीज की बात आई है। इलाहाबाद जो है वो नीचे पड़ता है और पटना ऊपर पड़ता है। थोड़ा सा अपना दिमाग क्लियर किया करो, ठीक है। और मेरे को पता है काफ़ी लोगों को लगता है कि हमारे शहर के लिए ऐसा बोल दिया, हमारे स्टेट के लिए ऐसा बोल दिया, हमारे देश के लिए ऐसा बोल दिया। कोई भी गलत नहीं बोलता, ठीक है, बट उस चीज़ को समझा करो कि पेपर में क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो वहां पे लोकेशन पूछी गई थी, सिटीज की लोकेशन पूछी गई थी। तो सिटीज में बिहार जो, सॉरी, पटना जो है वो ऊपर आता है, ध्यान रखो इस चीज का। चलिए जी, चलिए अगला आंसर बताइए। द लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, हमारी लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया क्या है? दैट इज नैनीताल। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। और अगर मैं बात करता हूं लेक डिस्ट्रिक्ट की, तो नैनीताल। अगर आपसे पूछा जाए सिटी ऑफ लेक्स, सिटी ऑफ लेक्स किसे कहते हैं? देन उदयपुर राजस्थान, उदयपुर राजस्थान। अगर आपसे पूछा जाए कि सिटी ऑफ 1000 लेक्स किसे कहा जाता है, तो फिनलैंड कंट्री को कहा जाता है सिटी ऑफ 1000 लेक्स, 1000 लेक्स की। यस, बिल्कुल समझ आया आप लोगों को? तो आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। यस, आंसर नंबर 1 नैनीताल। नैनीताल कहां पे है? उत्तराखंड में। सिक्किम की अगर मैं बात करता हूं, सिक्किम इज द ऑर्गेनिक स्टेट, फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट। सिक्किम की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक स्टेट तो है ही है। ओपन डिफिकेशन फ्री स्टेट, यानी कि खुले में शौच ना करना वाली स्टेट पहले सिक्किम बनी थी। सिक्किम में आपका जो है कंचनजंगा, दैट इज नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क है और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। सिक्किम हमारे देश का 22वां राज्य बना था आजाद भारत का, और 36 अमेंडमेंट एक्ट 1975 के अकॉर्डिंग, और जाने के 1975 में सिक्किम 22वां राज्य बना था इंडिया का। शिमला समर कैपिटल ऑफ इंडिया, ये किसने बनवाया था? लॉर्ड डलहौजी ने बनवाया था, याद रखना। आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, नैनीताल, द लेक सिटी ऑफ इंडिया। चलिए अगला आंसर बताइए। बहुत बढ़िया। ऑर्गेनिक स्टेट मतलब जो हम फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज नहीं करते, ठीक है। आपने देखा होगा, आप जब भी कोई चीज प्रोडक्ट खरीदने जाओ, कई अच्छी लोकेशन, मतलब उसमें जाओ, मॉल वगैरह में जाते हैं, या जहाँ पे आपका बहुत बड़ी शॉप होती है, तो उसमें प्रोडक्ट्स लिखे होते हैं ऑर्गेनिक, नॉर्मल वाले, ठीक है। नॉर्मल वाले का मतलब ये है कि वहाँ पे पेस्टिसाइड वगैरह यूज कर रखे हैं, फर्टिलाइजर वगैरह। ऑर्गेनिक मतलब पुराने टाइम की जो खेती होती थी, गाँव के लोग जो यूज करते थे पुराने टाइम पे, ठीक है। पुराने टाइम के मतलब हमारे पेरेंट्स के टाइम पे, या उनसे उनके पेरेंट्स के टाइम पे ऑर्गेनिक चलता था तब। तो वही चीज ऑर्गेनिक दोबारा से आ गया, तो पहली स्टेट हमारी सिक्किम बनी थी। चलिए जी अगला क्वेश्चन बताइए। शाबाश। तो क्वेश्चन देखिए जी, क्वेश्चन क्या कहता है जी। क्वेश्चन बोलता है द कोल रिजर्व, जो बिगेस्ट कोल रिजर्व है हमारे इंडिया में, वो कहां पे है? बिगेस्ट कोल रिजर्व हमारे इंडिया में है झारखंड में। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और कोल में एक आपकी यहां पे झारखंड में है झरिया माइंस। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, झरिया माइंस। क्लियर हो गया आप लोगों को? यस, और भी हैं, ये मेन है। और आपकी बोकारो भी है, बोकारो कोल्ड फील्ड, दैट इज ऑल्सो इन द झारखंड। ये टॉप मोस्ट हैं दोनों, ये दोनों टॉप मोस्ट हैं। समझ आया आप लोगों को? यस, आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, झारखंड। अब यहां पे हम कोल की अगर हम बात करते हैं, तो कोल्स आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी चट्टानों से, कौन सी रॉक से सबसे ज्यादा मिलता है हमें, तो दैट इज द सेडिमेंट्री रॉक्स, अवसादी चट्टानों से। सेडिमेंट्री अवसादी चट्टानों से देखने को मिलता है। और कोल जो है 4 वैरायटीज आपको पता होना चाहिए। ABLP बताया हुआ है मैंने आपको, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। सबसे अच्छी वैरायटी जो है वो एंथ्रासाइट की है, सबसे बेकार वैरायटी जो है वो पीट की है, क्योंकि कार्बन कंटेंट एंथ्रासाइट में ज्यादा है, पीट में कम है। और ऑब्वियसली बात है, आपकी उष्मा, विशिष्ट उष्मा, स्पेसिफिक हीट जिसे हम कहते हैं, वो एंथ्रासाइट की ज्यादा है और पीट की सबसे कम है। तो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, झारखंड इज द राइट वन, झारखंड। क्लियर? बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, झारखंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और दैट्स इट, बी ऑप्शन, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन ध्यान से समझिए। हमारे इंडिया में हम पावर को प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि बिजली उत्पादन कर रहे हैं। तो बिजली उत्पादन में सबसे ज्यादा जो है कौन सी चीज इस्तेमाल करी जाती है, तो ये दैट इज कोल। ये वर्ड एक एक्स्ट्रा गलती से लिखा गया होगा, साइंस का वर्ड होता है ये, दैट इज कोल। कोल सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। और हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा पावर कौन सी प्रोड्यूस होती है? थर्मल, थर्मल पावर, थर्मल एनर्जी सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होती है, जिसमें हम कोल का इस्तेमाल करते हैं। कोल के रिगार्डिंग मैंने सारे पॉइंट्स बता दिए आपको। ये मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस, सब कौन सी चट्टानों से देखने को मिलता है? अगेन दैट इज द सेडिमेंट्री रॉक्स,
अवसादी चट्टानों से देखने को हमें मिलता है। अगर मैं बात करता हूं नेचुरल गैस की, अगर हम बात करें सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है और इसमें आपका सबसे ज्यादा कंटेंट होता है मीथेन का। मीथेन इज CH4 और मीथेन को डैम्प गैस, मार्श गैस के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना ये चीजें। और यूरेनियम पूछा जा सकता है आपको, यूरेनियम सबसे ज्यादा कहां पे है? कजाकिस्तान में, वर्ल्ड वाइड कजाकिस्तान। और यूरेनियम से हमारे इंडिया में पहले यूरेनियम की और क्या नाम क्या है? पिच ब्लेंड। हमारे इंडिया में एक मिलता है थोरियम, थोरियम मिलता है हमें मोनाजाइट सैंड ऑफ केरल, जो केरल में मोनाजाइट सैंड है, मोनाजाइट सैंड, तो वहां पे आपको देखने को मिलता है अगेन थोरियम। थोरियम की ओर है आपकी पिच ब्लेंड, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और केरल को तो स्पाइस सिटी भी कहते हैं। केरल के अंदर ही हमारा नेचुरल रबड़ का कंटेंट सबसे ज्यादा मिलता है और नेचुरल रबड़, प्राकृतिक रबड़ सबसे ज्यादा वर्ल्ड वाइड कहां पे मिलती है? थाईलैंड में। ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, कोल। क्लियर हो गया आप लोगों को जी? डी ऑप्शन बनेगा राइट वन, कोल। यस। व्हाई इज क्रॉप रोटेशन नेसेसरी? क्रॉप रोटेशन जो है ये क्या होता है? पहली बात तो एक ही फील्ड में अगर आप सक्सेसिव जो डिफरेंट क्रॉप्स उगाते जाते हैं उसे हम क्रॉप रोटेशन कहते हैं। इसी फील्ड में एक उगा ली, इसी फील्ड में दूसरी उगा ली। ये क्यों किया जाता है? क्योंकि इससे क्या होगा कि सॉइल का जो नाइट्रोजन कंटेंट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जिससे क्या होगा? सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी और अलग अलग क्रॉप्स जो हैं यहाँ पे प्रोड्यूस करी जा सकती हैं। तो इसका मतलब टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, उर्वरता बढ़ाने के लिए जो है हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं क्रॉप रोटेशन इस्तेमाल करते हैं। न्यूट्रिशन जो इम्बैलेंस होता है वो आपका सही हो जाता है। समझ आया आप लोगों को जी? बिल्कुल, ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। यहाँ पे देखिए जी, एक हमने ये रूट्स उगाई हैं और फिर हमने यहाँ पे क्या किया? पोटैटो फैमिली उगा दी, लेग्यूम उगा दिए। ये सारी चीजें जब हम उसको उगाते हैं तो इससे क्या होगा? जो आपका मिनरल्स का इम्बैलेंस होता है वो सही हो जाता है। इम्बैलेंस सही होगा तो दैट मीन्स आपकी सॉइल की फर्टिलिटी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। क्लियर हो गया आप लोगों को? याद रखना। चलिए जी, अगला क्वेश्चन बताइए। हमारे इंडिया में स्पाइस जो है एक्सपोर्ट करी जाती हैं इंडिया से डिफरेंट इंडिया के कॉर्नर्स पे। आपको पता ही है, मैंने अभी आपको बताया था, स्पाइस सिटी इज केरल। स्पाइस कौन सी सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करी जाती है? देखिए, पेपर भी है, टर्मरिक भी है, कार्डेमम भी है, ड्राई रेड चिली भी है, लेकिन हमारे इंडिया से सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करी जाती है ड्राई रेड चिली, सूखी लाल मिर्च। यस, सूखी लाल मिर्च सबसे ज्यादा जो है हम एक्सपोर्ट करते हैं। समझ आया आप लोगों को? क्लियर हो गया आप लोगों को जी? आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए जी, अगला आंसर बताइए। पिक आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है। आंसर फटाफट बताइए। द कोरियलिस फोर्स डिफ्लेक्ट विंड्स टू द लेफ्ट डायरेक्शन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। देखिए जी, कोरियलिस फोर्स जो है अर्थ रोटेशन से प्रोड्यूस होती है, जब अर्थ रोटेट होती है। और उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर उत्तरी गोलार्ध में पूछा तो वो लेफ्ट ना होके कहां पे चलती है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, राइट में। और अगर हम लेफ्ट की बात करें तो लेफ्ट होती है सदर्न हेमिस्फीयर में। तो दैट मींस पहला ही ऑप्शन आपका गलत बन गया, तो आंसर इसको हम ए को ही टिक करेंगे। क्लियर? क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा पॉइंट देखते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स अफेक्ट द स्पीड ऑफ द विंड्स। ऑब्वियसली बात है, फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है? दो चीजें जब यहां से ऐसे टकराएंगी, और अब एक चीज बताओ, ये किसी फोर्स से, ये किसी फोर्स से है, जब ये दोनों टकराएंगे तो ऑब्वियसली बात है चीजों का स्पीड डिफरेंट होगी ना। तो वही चीज है कि जब फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी। ये आपका पॉइंट बिल्कुल सही है, मतलब इसने इनकरेक्ट पूछा था तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। तीसरा देखिए, क्लोजनेस ऑफ आइसोबार रिफ्लेक्ट द स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रेडियंट। बिल्कुल, आइसोबार क्या होते हैं? जहां पे दो एरिया जहां पे आपका क्या होगा? प्रेशर सेम होगा, तो दीज आर द आइसोबार। जैसे जैसे ये क्लोज आते जाएंगे तो आपका प्रेशर ग्रेडियंट बढ़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि आइसोबार का मतलब क्या होता है? जहां पे दो एरिया जहां पे प्रेशर सेम हो, दो प्रेशर सेम है तो एक क्लोज आ रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है ग्रेडियंट बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। कोरियलिस फोर्स एक्ट परपेंडिकुलर टू द प्रेशर, ये भी आपका सही है, ये परपेंडिकुलरली एक्ट करती है। तो मतलब बी सी डी ऑप्शन आपके क्या है? सही है। और ए ऑप्शन आपका गलत है, तो इनकरेक्ट पूछा था, तो इसीलिए हम इसका ए को ही ऑप्शन टिक करेंगे। आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। समझ आया? चलिए अगला आंसर बताइए। क्वेश्चन पूछता है वर्ल्ड वाइड जो है डेंसिटी, पॉपुलेशन की सबसे ज्यादा कहां पे? सेकंड नंबर पे पूछा है। अगर हाईएस्ट पूछ लेता तो ऑब्वियसली बात है सबको पता होगा एशिया में होती है।
ठीक है, एशिया में सबसे ज्यादा हाईएस्ट डेंसिटी है पॉपुलेशन की। डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग आते हैं। जैसे कि इंडिया की अगर मैं बात करता हूं तो 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर में आते हैं। और अगर हम जो है अगर हमारे इंडिया में अलग अलग सिटीज में जैसे मुंबई, दिल्ली, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है 1 स्क्वायर किलोमीटर में, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड वाइड की तो सबसे नंबर 1 है एशिया और दूसरे नंबर पे है कौन सा, दैट इज अफ्रीका। दूसरे नंबर पे है अफ्रीका, तो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। थर्ड नंबर पे पूछा तो यूरोप आ जाता है, थर्ड नंबर पे पूछा तो यूरोप आ जाता है। और चौथे नंबर पे आता है लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन रीजन फोर्थ नंबर पे, और नॉर्थ अमेरिका 5वें नंबर पे। समझ आया आप लोगों को? यस, आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, अफ्रीका। अफ्रीका इज द करेक्ट आंसर, अफ्रीका। चलो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ हमारे इंडिया में कौन सी स्टेट में हाईएस्ट डेंसिटी है, लोएस्ट डेंसिटी भी बताइए और यूनियन टेरिटरी का भी बताइए। कौन सी यूनियन टेरिटरी में हाईएस्ट है और कौन सी यूनियन टेरिटरी में लोएस्ट है। थोड़ा सा आप भी अपना दिमाग लगाएं कि इस क्वेश्चन से कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। समझ आया? तो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, अफ्रीका। चलिए जी अगला आंसर बताइए। वॉल्केनिक एक्टिविटीज जो सबसे ज्यादा है वो कहां पे पाई जाती हैं? देखिए आपको मैंने बताया था कि वॉल्केनिक एक्टिविटीज सबसे ज्यादा मिलती हैं आपको रिंग ऑफ फायर में। और रिंग ऑफ फायर कहां पे है? प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन में देखने को मिलता है। और पैसिफिक ओशन में इनमें से कौन सी कंट्री आती है? दैट इज हवाई। तो आंसर इसमें 1 ऑप्शन बनेगा करेक्ट वन। यस, 1 ऑप्शन जी। क्लियर हो गया आप लोगों को? वेरी गुड, ठीक है। हाँ, जापान में माउंट फूजी होता है, माउंट फिजी और फिजी, ठीक है। हाँ, फुजियामा, बिल्कुल बिल्कुल है जी। न्यूजीलैंड में बता देता हूं, रुआ पेहू, माउंट रुआ पेहू जो है वो न्यूजीलैंड में देखने को आपको मिलती है। जी 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 जी, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछा, यहां पे इन्होंने पूछ लिया कि वॉल्केनिक एक्टिविटीज, अगर आपसे पूछा कि आइलैंड कंट्री कौन सी है, आइलैंड कंट्री कौन सी है, तो आपका आंसर बनेगा इंडोनेशिया। क्लियर? क्योंकि यहां पे बहुत सारे आइलैंड हैं। ग्रुप ऑफ आइलैंड को कहते हैं आर्कीपेलिगोस। अगर आपसे पूछा ऐसी कंट्री बताइए जहां पे जो आर्कीपेलिगो है, तो आपका आंसर बनेगा इंडोनेशिया। अगर आपसे पूछा ऐसी कंट्री बताइए जहां पे बहुत सारे आइलैंड्स हैं, तब भी आपका आंसर इंडोनेशिया बनेगा। ये 2 तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर, और कंफ्यूज मत हो जाना। आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला आंसर बताइए। क्या बात है जी, कैंटरबरी ग्रास जो है ग्रासलैंड देखने को मिलते हैं, बहुत बढ़िया, न्यूजीलैंड में। फर्स्ट प्रोटोकॉल टू बैन द इमिशन ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन इन द एटमॉस्फेयर वाज मेड इन। ऐसा नहीं होता कि मैं आपके जो आप ये आंसर दे रहे हैं मैं नहीं देखता, मैं देखता होता हूं कि आप क्या कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं। और मैं आपको सही बताऊं, आप मेरे से आगे चल रहे होते हैं। बहुत बढ़िया लगता है मुझे कि हाँ आप तैयारी अच्छे से कर रहे हैं अब, ठीक है, कि हाँ आपको बोलना आ गया, आपको आंसर देना आ गया कि हाँ सर ने ये वर्ड बोला, दिमाग में इस वर्ड को लेके ही क्या क्या पॉइंट्स बनते हैं वो आपको आ गया करना। और अच्छे से और तैयार करो इस चीज को, जितना आ सकता है अपना एक्सप्रेस करो। बिल्कुल सही। चलिए जी, द फर्स्ट प्रोटोकॉल टू बैन द इमिशन ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन इन द एटमॉस्फेयर वाज मेड इन। देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ही आपका पहले अंटार्कटिक में होल देखने को मिला था 1986 में। उसके बाद आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए एक प्रोटोकॉल साइन हुआ था, दैट इज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, 1987 में, ठीक है। मॉन्ट्रियल जो है कनाडा के अंदर एक जगह है, और यहां पे ही आपके ICAO के हेडक्वार्टर हैं, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर हैं। जिनेवा तो आपको पता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, बहुत जगह के हेडक्वार्टर हैं जिनेवा। क्लियर हो गया आप लोगों को? तो आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, मॉन्ट्रियल इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया आप लोगों को? यस, मॉन्ट्रियल, जी 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 जी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और क्योटो प्रोटोकॉल किसके लिए हुआ था? ग्रीन हाउस गैसेस के लिए। क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैसेस के लिए 1997, ठीक है, याद रखना। और ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं हमारी? दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, मीथेन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, और कौन सी रहेगी? नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। सो दीज आर द 6 ग्रीन हाउस गैसेस जिसको मान्यता मिली हुई है ग्रीन हाउस गैसेस की। चलिए अगला आंसर बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
पॉपुलेशन में हाई ग्रोथ रेट जो कैरेक्टरिस्टिक होती है, हाई ग्रोथ रेट वर्ड का मतलब यहां पे ये होता है कि जहां पे पॉपुलेशन बढ़ती चली जाती है। पॉपुलेशन बढ़ने के रीजन क्या हो सकते हैं वो अलग है, ठीक है, बच्चे प्रोड्यूस करना, लेकिन रीजन मतलब हाई ग्रोथ रेट में मतलब पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ती जा रही है। यहां पे देखिए हाई बर्थ एंड हाई मोर्टेलिटी, मतलब बच्चे भी जन्म ले रहे हैं और मोर्टेलिटी भी हाई है, ऐसे कैसे पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। बर्थ रेट बहुत ज्यादा है और डेथ रेट कम है, ये बिल्कुल सही है। बर्थ रेट कम है ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है, मतलब बर्थ रेट तो हाई ही चाहिए हमें, लो बर्थ रेट हाई ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो दैट मींस आंसर इसमें क्या बनेगा, बी ऑप्शन, जिसमें बर्थ रेट बहुत ज्यादा होगा और मरने की जो दर होगी लो मोर्टेलिटी रेट होगा। तो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। यस, आंसर नंबर बी, हाई बर्थ एंड लो मोर्टेलिटी रेट। चलिए जी अगला आंसर बताइए। टेरा रोसा एक वर्ड होता है, ये लैटिन वर्ड है, इस वर्ड का मतलब क्या होता है। टेरा रोसा, यस, लाइमस्टोन पता है ना, चूना पत्थर, इसके ऊपर लाइमस्टोन के ऊपर हवा, टेम्परेचर, बारिश का इफेक्ट पड़े, जिसे हम क्या कहते हैं, वेदरिंग, और ये टूटने लग जाए, ऑब्वियसली बात है टूटेगा हवा, प्रेशर, टेम्परेचर से, तो ये उसी जगह के ऊपर रहता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वेदरिंग। क्लियर। तो लाइमस्टोन टूटता है और जैसे ये टूटेगा तो ऑब्वियसली बात है आपकी ये दो ऐसे है, ठीक है, तो ये आपकी लेयर टूटेगी तो इसका मतलब बीच में से ये निकल के आएगा, तो इस चीज में जो बीच में से निकल के आया चीज उसे हम क्या कहते हैं, टेरा रोसा, और ये रेड लैंडस्केप कहते हैं इसको, क्योंकि लाल चीज, लाल रंग का देखने को आपको मिलता है, रेड क्ले सॉइल देखने को आपको मिलती है, तो दैट इज रेड लैंडस्केप। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट वन। यस, आंसर नंबर बी, टेरा रोसा। क्लियर हो गया आप लोगों को। टेरा रोसा जिसे हम कहते हैं लाल मिट्टी एक तरह से, यस, रेडिश क्ले, और जो है क्ले सॉइल होती है रेडिश कलर की, बिल्कुल सही। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जायद क्रॉप की बात चल रही है, तो इसमें जायद क्रॉप कौन सी है। पहली बात तो आपको पता है रबी फसलें हैं और खरीफ फसलें हैं। रबी फसलें आपको पता है कि विंटर सीजन में उगाई जाती हैं और खरीफ वाली मानसून सीजन में उगाई जाती हैं। जो विंटर यानी सर्दी से मानसून के बीच में कुछ टाइम होता है, लाइक फॉर एग्जांपल मार्च से लेके मई तक का, खासकर मार्च से मई तक का जो है टाइम होता है, उस सीजन में कुछ भी फसल उगाई नहीं जाती और उस टाइम पे आपकी जायद क्रॉप उगाई जाती है, यानी कि रबी और खरीफ फसलें नहीं उगाई जाती। तो यहाँ पे बेस्ट क्रॉप कौन सी है वो, अगर हम बात करते हैं कॉटन की, तो कॉटन तो आपकी खरीफ क्रॉप है, ठीक है। वाटरमेलन ये बनेगा, वाटरमेलन, ठीक है, मस्क मेलन, ये सब कुछ जो है आपके जायद क्रॉप में आते हैं। और यहाँ पे वीट की बात करते हैं तो ये आपकी रबी फसल है। क्लियर, ये क्या है, रबी फसल है। जूट की बात करते हैं तो जूट आपके जो है डेट इज नॉट द फसल, बट अदरवाइज अगर हम बात करें तो ये उसमें आती है, खरीफ में आती है। एक चीज मैं आपको और अच्छा एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, इंपॉर्टेंट वन, तो आंसर इसमें पहले तो बी बनेगा। कॉटन के लिए आपका रेवोल्यूशन आया था सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन। कॉटन के लिए फसल सॉइल कौन सी चाहिए, ब्लैक सॉइल, जिसकी रिटेंशन पावर बहुत ज्यादा होती है, जैसे ही पानी रिटेन हो जाता है क्रैक्स पड़ने लग जाते हैं उसके ऊपर, इंपॉर्टेंट है। और कॉटन जो है हमारे इंडिया में सबसे पहली बार इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले लोगों ने ही उगाई थी, इंपॉर्टेंट। गेहूं की बात करते हैं तो गेहूं में सबसे ज्यादा आपको पता है यूपी, पंजाब, मध्य प्रदेश, इन स्टेट्स का नाम आता है। और जूट की बात करते हैं तो जूट के लिए आपको पता होना चाहिए गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन, गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन। और जूट सबसे ज्यादा इंडिया में कहां पे मिलता है, वेस्ट बंगाल, और वर्ल्ड वाइड बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश और इंडिया का नंबर 1 नंबर 2 होता रहता है, और बट अदरवाइज इस टाइम पे जो है इंडिया का नाम है। और प्लस जूट की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया में वेस्ट बंगाल में मिलता है, याद रखना, आंसर इज बी ऑप्शन। ये देखिए जी, ठीक है, तो ये आपकी फसलें हैं और ये उगाई जाती हैं यहाँ पे। ये मूंग, ये काट दीजिए, ये मूंग, उड़द और मेज, क्योंकि मूंग और उड़द जो फसलें हैं ये पल्सिस हैं, और पल्सिस हमेशा उगाई जाती हैं आपकी, मेनली उगाई जाती हैं दैट इज इन द खरीफ सीजन। और मेज जो है ये भी आपका खरीफ वाला आता है। और इस टाइम इंडिया है, मैंने ये बोला, मैंने कहा नंबर 1 नंबर 2 होते रहते हैं, और वर्ल्ड वाइड बांग्लादेश में हो जाता है, कभी नंबर 1 वो हो जाता है, कभी हम हो जाते हैं। एट प्रेजेंट इंडिया है, ये वर्ड यूज किया है, ध्यान रखो। हाँ चलिए
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर जनरेशन ऑफ पावर इन इंडिया। पहली बात तो हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा जो पावर होती है वो कौन सी होती है, दैट इज द थर्मल पावर। 67 to 68% जो हमारी एनर्जी पावर होती है वो ये होती है। एनर्जी जब पैदा करते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा यूज किया जाता है कोल और नेचुरल गैस वगैरह यूज करते हैं, बट मेनली इज द कोल। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट वन, कोल। कोल की 4 वैरायटीज हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट वगैरह, ये देखी जाती हैं। एंथ्रासाइट सबसे गुड क्वालिटी है और पीट सबसे बेकार क्वालिटी का होता है। कोल की बात करें, नेचुरल गैस की बात करें और मिनरल ऑयल वगैरह की बात करते हैं तो ये कौन सी चट्टानों से हमें देखने को मिलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स, अवसादी चट्टानों से देखने को हमें मिलते हैं। इंपॉर्टेंट वन, क्लियर। नेचुरल गैस के अंतर्गत सबसे ज्यादा होता है मीथेन, CH4 मीथेन होता है। यूरेनियम की बात करता हूं तो यूरेनियम अगर हम वर्ल्ड वाइड की बात करें तो कजाकिस्तान में है। यूरेनियम की और होती है आपकी पिच ब्लेंड। पिच ब्लेंड एक और है किसकी, दैट इज द थोरियम की। थोरियम इंडिया में कहां पे मिलता है ज्यादा, केरल में है आपकी मोनाजाइट सैंड, वहां पे देखने को मिलता है, ठीक है। यूरेनियम की बात करें, यूरेनियम 235 एज ए न्यूक्लियर फ्यूल यूज किया जाता है। यूरेनियम की अगर हम बात करते हैं, यूरेनियम डेटिंग भी होता है, यूरेनियम डेटिंग, जिससे हम रॉक्स वगैरह की एज को फाइंड आउट कर लेते हैं, पत्थरों वगैरह की, पहाड़ों वगैरह की, रॉक्स वगैरह की एज को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी आपका, डी ऑप्शन, कोल इज द करेक्ट वन, कोल। और हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन का, सॉरी एनर्जी का जो टारगेट है 2022 तक कितना है, 175 गीगावाट। चलिए जी अगला आंसर बताइए। क्वेश्चन देखिए जी, ये रेन भी होनी चाहिए, बारिश भी होनी चाहिए और बर्फ भी होनी चाहिए, तो वो कौन सा है। इसमें पहले तो स्नो तो काट ही दो, स्नो तो आप काट ही दो, क्योंकि इसमें क्या बनेगा, आपके जो होते हैं स्नो का मतलब क्या बनता है, आइस क्रिस्टल्स। इसमें तो आइस क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है, तो ये तो बनेगा नहीं, ये तो नहीं बनेगा। बाकी बात करते हैं यहाँ पे, और ड्रीजल की बात करते हैं, जो बूंदाबांदी जिसे हम कहते हैं 0.5 mm की जो है ड्रॉप्स वगैरह निकलते हैं, तो इसमें स्नो नहीं होती, ये भी आपका पॉइंट गलत हो गया। हेल या स्लीट में बनेगा, हेल जो होते हैं यहाँ पे आइस होती है, आइस लम्प्स होते हैं, ठीक है, बिल्कुल आइस होती है, लेकिन यहाँ पे सॉलिड प्रेसिपिटेशन होती है, यानी कि आपकी ये आइस सॉलिड फॉर्म में ही ज्यादा गिरती है, यहाँ पे सॉलिड प्रेसिपिटेशन, क्लियर, मतलब बर्फ ही गिरती है वहां पे, बर्फ प्रॉपर बर्फ नहीं, ये बर्फ के जो हैं ये जो होते हैं, आई मीन टू से सॉलिड पार्ट गिरते हैं ऐसे। और यहाँ पे स्लीट लिखा हुआ है, स्लीट इज द, ये होती है आपकी रेन प्लस स्नो, रेन प्लस स्नो, तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा थर्ड ऑप्शन, यस। नहीं 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 नहीं, सी होगा भाई, सी होगा। यहां पे मैंने आपको बताया कि सॉलिड प्रेसिपिटेशन हो रही है, यानी कि बर्फ के गोले गिर रहे हैं, ठीक है, प्रॉपर बर्फ नहीं गिर रही, जैसे बर्फ गिरती है, बर्फ के गोले छोटे छोटे गिरते हैं जब, ओले जिसे आप कहते हैं, तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट वन, सी ऑप्शन। क्लियर हो गया आप लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए जी, क्या कहता है, वेस्ट कोस्ट है इंडिया का और उसका जो नदर्न मोस्ट पार्ट है उसको क्या कहते हैं। आपका जो मैप है वो इंडिया का ये है, साउथ इंडिया का, और इसका जो ये है आपका, ये वेस्ट कोस्ट हो गया, ये ईस्ट कोस्ट हो गया। ये वेस्ट कोस्ट की अगर हम बात करते हैं, अगर हम इसका नदर्न पार्ट की बात कर रहे हैं, ये पूरा है इसका नदर्न हिस्सा यहाँ तक, दैट इज आपका जो दमन वाला पार्ट, गोवा वाला पार्ट, महाराष्ट्र वाला पार्ट, यानी कि इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, कोंकण कोस्ट का कहा जाता है। फिर कोंकण कोस्ट से साउथ में क्या है, कोंकण कोस्ट से साउथ में होता है आपका मालाबार कोस्ट। क्लियर हो गया आप लोगों को। ऐसा ही हमारा ईस्ट कोस्ट डिवाइड है, जो आपका तमिलनाडु वाला पार्ट है उसे हम कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं। कोरोमंडल से आपका कृष्णा गोदावरी डेल्टा बनता है। यहाँ पे कृष्णा गोदावरी डेल्टा के ऊपर वाला पार्ट, यानी कि उड़ीसा वाला पार्ट की अगर मैं बात करता हूं, तो यहाँ पे इसको हम क्या कहते हैं, उड़ीसा वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, यस बताइए, कौन से प्लेन्स कहा जाता है, शाबाश बताओ, यस बिल्कुल, उत्कल प्लेन्स, उत्कल प्लेन्स कहा जाता है। यहां पे उड़ीसा वाले जो एरिया है वहां पे, यस समझ आया आप लोगों को। तो आंसर इसमें क्या बनने वाला है, ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट वन, ए ऑप्शन। अगला बताइए, ऐसी कौन सी क्रॉप्स हैं हमारे फूड ग्रेन प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन देती हैं, सबसे ज्यादा योगदान देती हैं ये फसलें हमारी प्रोडक्शन में, तो ये कौन सी फसलें हैं, बताइए फटाफट।
हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा इनमें से कौन सी फसलें होती हैं? देखिए गेहूं और चावल तो बहुत ज्यादा होता है, तो पहले गेहूं और चावल ढूंढो, दोनों ऑप्शन कहां पे है? तो ये बी कट गया, सी कट गया, मतलब ए या डी में बनेगा, क्योंकि गेहूं और चावल सबसे ज्यादा होता है। ये बार्ले ज्यादा होता है या मक्का ज्यादा होता है? मक्का ज्यादा होता है हमारे इंडिया में, तो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट वन। यस, बिल्कुल सही, डी ऑप्शन। वीट, गेहूं, चावल और मक्का, वीट, राइस और मेज, आंसर इज डी ऑप्शन इज द राइट वन। चलिए अगला आंसर बताइए। इनमें से जब ग्लोबल वार्मिंग होगी तो हमें लीस्ट इफेक्ट कौन सा देखने को आपको मिलेगा? लीस्ट का मतलब क्या होगा? सबसे कम इफेक्ट हमें कौन सा देखने को मिलेगा? देखिए जी, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या है कि आपका एटमॉस्फेयर पूरा का पूरा गर्म हो चुका है, ग्लेशियर पिघल जाएंगे, तो फ्लड आने की सिचुएशन पूरी बनी रहेगी और बहुत सारी सिचुएशंस और आएंगी, वो देखते हैं कि क्या क्या बन सकती हैं। देखिए जब ग्लोबल वार्मिंग होगी तो सबसे कम पूछा है, पहले देखेंगे इफेक्ट कौन सा पड़ेगा। इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ हरिकेन्स, बिल्कुल तूफान आने की आवृत्ति बढ़ जाएगी, ये पॉइंट बिल्कुल सही है, ये बढ़ जाएगी। दूसरा है लॉस ऑफ फर्टाइल डेल्टा रीजन एज फॉर एग्रीकल्चर, बिल्कुल फ्लड कंडीशन बनेंगे तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, फर्टिलिटी वगैरह सब खत्म हो जाएगी, एग्रीकल्चर खत्म हो जाएगा। डिक्रीज रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द वेजिटेशन, ये नहीं बनेगा, ये गलत है, मतलब ये लीस्ट होगा, इफेक्ट तो पड़ेगा लेकिन लीस्ट होगा। कैसे? क्योंकि आपको पता है कि जो आपका फोटोसिंथेसिस करने के लिए आपको हीट की तो जरूरत होती है। 400 to 700 नैनोमीटर की लाइट में, विजिबल लाइट में आपकी प्रॉपर तरीके से जो है वो प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस करते हैं, क्लोरोफिल वगैरह होते हैं, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है आपका खाना बनता है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो ये आपका नहीं होगा। बाकी देखते हैं, श्रिंकिंग ऑफ द पोलर आइस रीजन, यार ये तो पता ही है, ये होगा। देखिए चारे पार्ट होंगे ही होंगे, लेकिन इसने लीस्ट पूछा था तो आंसर इसमें क्या बनेगा? सी ऑप्शन, लीस्ट पूछा है उसने। यस बिल्कुल, लीस्ट ऑप्शन पूछा है तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट वन, सी ऑप्शन। यहां पे देखो, जब आपकी ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, एग्रीकल्चर के ऊपर ग्रीन हाउस गैसेज, ओशन की एसिडिफिकेशन हो सकती है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होंगे, इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाएगी, फ्रेश वाटर लॉस हो जाएगा, डिजर्टिफिकेशन आने लग जाएगी, और आपके जो बर्फ जमी होती है वो पिघल जाएगी। प्रॉपर तरीके से ये कंडीशन देखने को आपको मिलेगी। कोरल ब्लीचिंग हो जाएगी, कोरल्स खत्म हो जाएंगे, फिशिंग खत्म हो जाएगी, हमारे जो समुद्र के अंदर जीव जंतु पैदा होते हैं, जू प्लैंक्टन और फाइटोप्लैंक्टन वगैरह सब खत्म हो जाएंगे और डिस्ट्रक्शन की तरफ जाएंगे हम। चलिए जी अगला आंसर बताइए। अगला क्वेश्चन बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र? ब्रह्मपुत्र आपको पता है चैमयंगदंग ग्लेशियर से स्टार्ट होती है, दिखाता हूं आपको। यहाँ पे ऊपर से स्टार्ट होती है चैमयंगदंग ग्लेशियर से, जैसे ही इंडिया में आती है अरुणाचल प्रदेश से यहाँ पे आपका नामचा बारवा को क्रॉस करती है। नामचा बारवा जब क्रॉस करती है, हमारा द ईस्टर्न एंकर ऑफ द हिमालयाज, ठीक है, क्रॉस करती है, इंडिया में आती है अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश से एज ए दिहांग रिवर आती है ये, फिर ये आ जाती है असम में। असम में ये कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी होती है? दिहांग रिवर हो गया, लोहित हो गया, ठीक है, यहाँ पे दिहांग सुबांसरी हो जाता है, ठीक है, और यहाँ पे आपकी जो है ये लोहित रिवर हो गया, ठीक है, और दिबांग रिवर हो गया। दिहांग, दिबांग, कामेंग, सुबांसरी, ये सारी रिवर्स जो होती हैं ये इसका पार्ट बनाती हैं, और ये सारी नदियां क्या बनाती हैं? असम के अंदर एक आइलैंड बनाती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? मजूली आइलैंड भी कहा जाता है। सो दीज आर ऑल द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द ब्रह्मपुत्र। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर? तो यहां पे क्वेश्चन पूछा है कि नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। कामेंग तो है, सुबांसरी भी है, दिहांग भी है, सुबर्णरेखा नहीं है। सुबर्णरेखा इज द करेक्ट वन, डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट वन। यस, अगर आपसे पूछा कि ये सुबर्णरेखा जो है ये कहां कहां से घूमती है, ये घूमती है झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा, इंपॉर्टेंट। और सुबर्णरेखा रिवर के ऊपर कौन सा फॉल है? दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, हुंद्रू। जो आप में से झारखंड वाले पेपर की तैयारी कर रहे हैं या वेस्ट बंगाल उड़ीसा वाले पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो ये पढ़ लेना कि हुंद्रू फॉल जो है आपका कहां पे है, दैट इज ऑन द सुबर्णरेखा रिवर। दिस इज इंपॉर्टेंट वन, आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट वन, डी ऑप्शन। चलिए जी अगला आंसर बताइए। मोल्टन रॉक बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड,
देखिए सीधी सी बात है, पृथ्वी नीचे मतलब ऑब्वियस सी बात है धरती है, धरती के अंदर जो है आपका ये सारा कुछ पिघला पड़ा है, और जब मॉल्टन है और इसके नीचे क्या है जहां पे ये है, ये क्या होता है, दिस इज कॉल्ड मैग्मा। जैसे ही धरती के ऊपर आ गया उसको हम क्या कहेंगे, लावा बोल देंगे। और लैकोलिथ क्या होता है, लैकोलिथ ऐसे होता है कि जैसे धरती के नीचे है, तो धरती के नीचे अगर मैं बात करता हूं तो वो ऑब्वियस सी बात है कहीं पे कहीं ना कहीं जम जाता है। अगर ये प्रॉपर तरीके से ऐसे आई मीन टू से बिल्कुल पैरेलल शीट लाइक जो है आपकी इंट्रूजन हो जाती है बिटवीन द रॉक्स, दो रॉक्स के बीच में ऐसी लेयर बन जाती है, तो दैट इज कॉल्ड लैकोलिथ। और बसाल्ट क्या होता है, बसाल्ट होता है जैसे ये मैग्मा बाहर आ जाता है, तो ये जो आपकी प्राइमरी रॉक्स होती हैं जिसे हम कहते हैं इग्नियस रॉक्स, उसमें आपकी जो है प्राइमरी इग्नियस रॉक्स और एक्सट्रूसिव होती हैं, एक्सट्रूसिव मतलब बाहर जो जम जाती हैं, एक्सट्रूसिव तो वो बनती है आपकी बसाल्ट की। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट वन, ये पूछा जाता है। बसाल्ट इज ए टाइप ऑफ एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, जो प्राइमरी चट्टानें होती हैं, प्राइमरी रॉक्स होती हैं, उसमें बसाल्ट आती है और एक्सट्रूसिव वाली होती है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। समझ आया आप लोगों को? यस जी जी, आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। मैग्मा होगा मॉल्टन रॉक बिलो द अर्थ सरफेस, लावा होगा जब धरती के ऊपर आ जाएगा। पायरोक्लास्टिक भी पूछा जाता है, पायरो मतलब मैंने हमेशा बताया है हाई टेम्परेचर की बात यहां पे आएगी, दैट इज हाई टेम्परेचर में क्या होगा, सॉलिड जो होगा वो धरती से फटाक बाहर बाहर निकलेगा, देखो कैसे फूट फूट के बाहर निकल रहा है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट वन। अगला देखो, ग्रेट बैरियर रीफ इज लोकेटेड इन, ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये कहां पे है, ग्रेट बैरियर रीफ, यस बताइए जी। पहली बात तो ये कोरल्स वगैरह बनाते हैं, कोरल वाला पार्ट है, और एक कोरल्स जो होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के मिलके बनाए जाते हैं, हार्ड स्केल्टन बनाते हैं, कॉलोनीज में ये रहते हैं। और ये ग्रेट बैरियर रीफ भी आपका कोरल आइलैंड है, और ये ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न बाउंड्री के ऊपर देखने को मिलता है, ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में, ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है, बी ऑप्शन। ऑस्ट्रेलिया ये है, ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट साइड पे है ये ग्रेट बैरियर रीफ। और ये कौन सा इलाका है यहाँ पे, दैट इज द क्वींसलैंड, क्वींसलैंड वाला पार्ट है जहां पे देखने को मिलता है आपका ग्रेट बैरियर रीफ। अच्छा, ये पूछा जाता है आपसे कि इंडिया में है, बिल्कुल है। अगर हम इंडिया का साउथ इंडिया लेके चलते हैं तो कोरल्स कहां कहां पे हैं आपके, यहाँ पे गल्फ ऑफ कच्छ में है, लक्षद्वीप में है, गल्फ ऑफ मन्नार में है, और अंडमान निकोबार आइलैंड में आपके कोरल्स देखने को मिलते हैं। सो दीज आर द 4 एरियाज जो इंडिया में देखने को आपको मिलते हैं। यस बिल्कुल सही। चलिए अगला आंसर बताइए। क्वेश्चन ये बोलता है कि हमारे धरती के ऊपर जब भी नेचुरल हैजार्ड होता है, नेचुरल मतलब प्राकृतिक, नेचर अपना खुद इफेक्ट दिखाती है, तो इनमें से सबसे ज्यादा कम समय के लिए कौन सा आता है, सबसे मिनिमम शॉर्ट टर्म नेचुरल हैजार्ड इज अल्पकालिक प्राकृतिक खतरा, वो जो बहुत ज्यादा कम होता है वो कौन सा इसमें से होता है, जल्दी से जल्दी बताइए। अगर मैं ब्लिजर्ड की बात करता हूं, ठीक है, तो ये तो कनाडा वाली साइड पे बहुत ज्यादा बर्फ की हवा चलती है, जहां पे कनाडा वाली साइड पे बर्फ पूरी हवा में चलती है, स्नो स्टॉर्म होता है, तो ये तो आपका नहीं बनेगा, ब्लिजर्ड तो बिल्कुल भी नहीं बनेगा। अर्थक्वेक कुछ टाइम तक हो सकता है, तो ये भी नहीं बनेगा। वॉल्केनिक कुछ टाइम तक चलती रहती हैं, ये भी नहीं बनेगा। तो आंसर क्या बनेगा, दैट इज द बोल्ट ऑफ लाइटनिंग। आंसर इसमें डी ऑप्शन, लाइटनिंग बिजली मतलब थोड़ा सा लिशकी और एट द एंड खत्म, ठीक है। तो आंसर इसमें डी इज द करेक्ट वन। अच्छा, इसी से दिमाग में मेरे एक क्वेश्चन आता है, वो साइंस के रिलेटेड है। आप एक चीज बताओ, जब हम ये जो लाइटनिंग वगैरह होती है, मतलब ये गड़गड़ाहट सी होती है आसमान में, तो हमें लाइट दिखती है या पहले साउंड सुनती है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। ये एक लॉजिक लगा लो, आप कहेंगे कि सर नहीं मुझे तो आवाज सुनाई दे, क्योंकि हमें क्या होता है, हमें ये नहीं दिखता कहां पे हो रही है, लाइटनिंग हमें पहले ही दिखती है, आवाज बाद में सुनती है। रीजन क्या है, लाइट की जो स्पीड होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और जो साउंड की स्पीड होती है वो होती है 332 मीटर पर सेकेंड। अब ये बताओ दोनों में से ट्रैवल ज्यादा कौन करेगा, लाइट करेगी, तो ऑब्वियसली बात है लाइट की स्पीड ज्यादा है, तो हमें लाइट पहले दिखेगी। तो ये भी आप याद कर लेना, क्लियर। आंसर इज डी ऑप्शन, ये देखिए जी लाइटनिंग। चलिए जी अगला आंसर बताइए। हिमालय इज द एग्जाम्पल ऑफ, हिमालय जो है वो किसकी एग्जाम्पल है, हिमालयज आर द यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन, यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन।
जहां पे प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट होती रहती है और इनकी हाइट 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 जो है बढ़ती चली जाती है। तो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। हिमालयस का ओरिजिन कहां से हुआ था? टैथेसी से। हिमालयस की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में है और इसकी ऊंचाई है 8848.86 मीटर। तो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। ब्लॉक माउंटेन्स की बात करते हैं तो ब्लॉक माउंटेन्स में इस तरीके का ब्लॉक नीचे की तरफ आ गया, ये धरती है और ऐसे ब्लॉक बन जाता है। जैसे कि आपका नर्मदा और सतपुड़ा के बीच, सॉरी विंध्यास और सतपुड़ा के बीच में जो नर्मदा है वो रिफ्ट वैली का रास्ता क्रॉस, रिफ्ट वैली बनाते बनाते चलते 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 वो ब्लॉक माउंटेन्स का पार्ट बनाते बनाते आपकी एस्चुरी बना लेती है। कहाँ पे? गल्फ ऑफ जो है आपका अरेबियन सी के अंदर। तो दिस इज इंपॉर्टेंट वन। क्लियर? एंशिएंट जो पुराने टाइम पे चल रही हैं। रेजिडुअल का मतलब क्या होता है? जो प्रॉपर तरीके से उसके ऊपर हवा, पानी, प्रेशर कुछ भी सारा कुछ लग के जो एंड में रॉक्स रह जाएंगी जिसके ऊपर कोई असर नहीं दिखता, तो वो हो जाती है रेजिडुअल माउंटेन्स। दिस इज इंपॉर्टेंट वन। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। ये हिमालय जो है यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। अगर आपसे पूछा पेपर में इंडिया में सबसे ज्यादा जो इंडिया में जो है फोल्ड माउंटेन्स कौन सी हैं, तो हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा ओल्ड फोल्ड माउंटेन, नॉट ओल्डेस्ट, ओल्ड फोल्ड माउंटेन है हमारे इंडिया में, दैट इज अरावलीज। और अरावलीज की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। गुरु शिखर हमें कहां पे देखने को मिलती है? राजस्थान में। ये भी आपको याद रख लेना है। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, करेक्ट वन, ए ऑप्शन। सो हिमालयस इन एशिया आर द एग्जांपल ऑफ फोल्ड माउंटेन्स। चलिए जी अगला आंसर बताइए। क्वेश्चन बताइए जी फटाफट। अंडमान निकोबार आइलैंड इज सेपरेटेड बाय विच चैनल? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अंडमान और निकोबार सेपरेट होते हैं 10 डिग्री चैनल से। आंसर इज बी ऑप्शन। पाक स्टेट आपको पता है इंडिया और श्रीलंका के बीच में है और वहीं पे ही आपकी क्या है? गल्फ ऑफ मन्नार, तमिलनाडु के बिल्कुल सदर्न साइड के ऊपर आपको देखने को मिलती है गल्फ ऑफ मन्नार। ये 11 डिग्री क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। पहले तो हम देखते हैं, दैट इज कॉल्ड, ये है 10 डिग्री चैनल। सो हियर इज अ 10 डिग्री चैनल बिटवीन द अंडमान एंड निकोबार। अब यहां पे देखिए जी, लक्षद्वीप और मालदीव्स के बीच में, लक्षद्वीप और जो है आपका मालदीव्स के बीच में कौन सा है आपका? दैट इज 8 डिग्री चैनल। दिस इज इंपॉर्टेंट वन। 8 डिग्री चैनल देखने को मिलता है। क्लियर हो गया आप लोगों को? यस। अगर आपसे पूछा जाए मिनिकॉय और लक्षद्वीप के, मिनिकॉय और लक्काद्वीप के अंदर है आपका 9 डिग्री चैनल। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ये 9 डिग्री, 10 डिग्री ये पूछे जाते हैं, 8, 9, 10 पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। सैडल पीक। जो आपके अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है, नॉर्थ अंडमान की। चलिए जी अगला आंसर बताइए। अगला आंसर बताइए। यस, क्वेश्चन ये है, द लेयर वेयर द डिक्रीज इन द टेम्परेचर विद इंक्रीज एल्टीट्यूड इज टोटली एब्सेंट। मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम एल्टीट्यूड मतलब हाइट में ऊपर चले जाएंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज होना खत्म हो जाएगा। वो कौन सी लेयर से होता है? पहली बात तो ये है कि जैसे जैसे हम ऊपर चले जाते हैं टेम्परेचर आपका कम होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि 1 किलोमीटर ऊपर जाने से 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आपका कम होता है। और ये होता है जब हम ट्रोपोस्फियर से ऊपर तरफ जाते हैं, ट्रोपोपॉज वाली कंडीशन, जहां पे आपका नॉर्मल लैप्स रेट आप कहते हैं। तो ये चीज एब्सेंट कहां पे हो जाएगी? ये ऑब्वियसली बात है, ट्रोपोस्फियर के बाद दूसरे लेयर जो आती है वहां पे, दैट इज द स्ट्रेटोस्फियर। समताप मंडल में ये चीज खत्म हो जाएगी। और समताप मंडल वो लेयर है जहां पे आपकी जेट प्लेन्स चलते हैं। क्लियर? और ट्रोपोस्फियर वो वाली लेयर है जहां से आपका क्लाइमेट का फिनोमिना, रेनफॉल का फिनोमिना, ठीक है, और क्लाउड्स का फिनोमिना देखने को आपको मिलता है। और आइनोस्फीयर, यू नो, आइनोस्फीयर जहां पे आइंस वगैरह देखने को मिलते हैं। और सबसे ज्यादा हॉटेस्ट लेयर है, दैट इज कॉल्ड थर्मोस्फीयर भी इसको कहते हैं। मीजोस्फीयर इज द कोल्डेस्ट लेयर, सबसे ज्यादा कोल्डेस्ट है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? दैट इज सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन, स्ट्रेटोस्फीयर इज द राइट वन। चलिए अगला आंसर बताइए। हाँ वो तो ठीक है यार, ट्रोपोस्फियर में गुड ओजोन, बैड जोन, वो तो आपका कॉन्सेप्ट आपको पता ही है। अगला बताइए, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इनमें से कौन सा नहीं है? नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, पहली तो आपको पता होना चाहिए, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी वो होते हैं जो नेचर से आते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल जो नेचर से आते हैं, ठीक है, वो कौन कौन से? फायरवुड, लकड़ी। क्लियर हो गया आप लोगों को? यस। हाँ, काउडंग वगैरह,
ये सारे क्या हैं, नेचुरल हैं, दीज आर द कन्वेक्शनल, क्लियर। और यहां से हम बहुत सारी एनर्जीज को पैदा करते हैं, जैसे कि विंड एनर्जी होगी, टाइड एनर्जी, टाइडल मतलब विंड होगी, टाइडल होगी, और आपकी सोलर होगी, क्लियर, जियोथर्मल होगी। सो दीज आर द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। और यहाँ पे वो पारंपरिक हैं, ये गैर पारंपरिक स्रोत नहीं है। देखिए जी, सीधी सी बात है, सोलर एनर्जी तो है, ठीक है, और विंड एनर्जी भी है, तो टाइडल पावर भी है, तो नेचुरल गैस नहीं है। तो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, क्योंकि वो पूछ क्या रहा है, नॉट द नॉन कन्वेंशनल, नॉट द नॉन कन्वेंशनल। समझ आया तुम्हें जी? यहां पे देख लो, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, सॉरी मैं यहां पे कन्वेंशनल वर्ड यूज कर गया, सॉरी, दीज आर द नॉन कन्वेंशनल, दीज आर द नॉन कन्वेंशनल, जो मैं वर्ड यूज कर रहा था वो नॉन कन्वेंशनल था। दैट इज फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, जियोथर्मल, बायोफ्यूल, बायोगैस। सो दीज आर द नॉन कन्वेंशनल। क्लियर हो गया आप लोगों को? यस, बिल्कुल। अगला बताइए, कौन सा डैम जो है भागीरथी रिवर के ऊपर है? ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भागीरथी रिवर के ऊपर कौन सा डैम देखने को मिलता है? यस, इंपॉर्टेंट है। भागीरथी रिवर के ऊपर तहरी डैम है। आंसर इज डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, डी ऑप्शन। और ये हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है, हाईएस्ट ऊंचाई के ऊपर। भागीरथी और अलकनंदा ये मिलते हैं कहां पे? देवप्रयाग में, जहां आपकी रिवर स्टार्ट होती है गंगा रिवर, और गंगोत्री ग्लेशियर से कहते हैं, एक्चुअली देवप्रयाग से स्टार्ट होती है। कोयना रिवर के ऊपर जो है आपका कोयना डैम देखने को मिलता है, दैट इज इन द महाराष्ट्र। और श्रीशैलम डैम जो है आपका कहां पे? कृष्णा रिवर के ऊपर है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, कृष्णा रिवर के ऊपर है, आंध्र प्रदेश में। सरदार सरोवर डैम कहां पे है? दैट इज ऑन द नर्मदा रिवर, जहां पे आपकी जो है वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्त बनाई गई है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट वन, तो आंसर इसमें डी इज द करेक्ट वन, तहरी डैम इज द करेक्ट वन, तहरी डैम। अगला बताओ, क्वेश्चन ये है, हमारे धरती से, क्रस्ट से बहुत सारी चीजें मिलती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा एलिमेंट इनमें से कौन से हैं? कौन से एलिमेंट देखने को मिलते हैं? पहली बात तो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है आपको ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद आपका एल्यूमिनियम, फिर मिलता है आयरन, फिर मिलता है कैल्शियम। बस ये 5 याद कर लो, ठीक है, तो ये 5 ही याद कर लो, बहुत है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं है, सिलिकॉन भी नहीं है, एल्यूमिनियम और आयरन है, तो आंसर इसमें टिक क्या करेंगे हम? ए ऑप्शन। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपसे पूछा कि एलिमेंटल फॉर्म में, तो एलिमेंटल फॉर्म में तो आपका यही देखने को मिलेगा जो मैंने आपको बताया है, ऐसे ही, ठीक है, ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम, फिर आयरन, फिर कैल्शियम। अगर आपसे पूछा कि अच्छा ये बताइए सबसे ज्यादा मेटल कौन सी मिलती है, धातु कौन सी मिलती है, तो मेटल में आपको पता है, मेटल में यहाँ पे सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम मिलती है, दूसरे नंबर पे आयरन मिलता है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, गलती मत कर देना पेपर में। यस, आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखो, जो मैंने आपको बताया था वही 5 ही याद कर लो, बहुत है, और बाकी याद करने की जरूरत नहीं है। चलिए जी, अगला आंसर बताइए। क्वेश्चन बोल रहा है हिमालयन माउंटेन्स के ऊपर है और उनकी रिवर्स के ऊपर स्टेटमेंट आपको बतानी है कि इसमें सही कौन सा है। हिमालयन माउंटेन्स आर द यंग माउंटेन्स, वीक भी होती हैं, फ्लेक्सिबल भी हैं, और जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में ये बिल्कुल सही है। यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन है, वीक है, फ्लेक्सिबल है, प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट होती रहती है वहां पे, सबसे ज्यादा यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन है, हाइट अभी भी बढ़ती चली जा रही है, तो ये पहला पॉइंट तो सही है। दूसरा है हिमालयस आर डाइसेक्टेड बाय द फास्ट फ्लोइंग रिवर्स विच आर इन देयर यूथफुल स्टेज, बिल्कुल सही। इंडस रिवर होगी, गंगा रिवर होगी, सारी रिवर्स जो हैं आपकी, और ये 5 नदियां जो हैं इंडस की सारी कहां से स्टार्ट होती हैं? आपके हिमालय से स्टार्ट होते हैं। ये भी आपका पॉइंट बिल्कुल सही है, तो दैट मींस डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। दोनों ऑप्शन आपके क्या हैं? राइट हैं। यस, बिल्कुल सही, बोथ आर द राइट वन, बोथ आर द राइट वन, बोथ आर द राइट, क्लियर, दोनों सही हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लैंडफॉर्म वगैरह बनाती है, वाटरफॉल वगैरह, ठीक है, वी शेप्ड वैलीज, यूथफुल स्टेज में ये बनाती है, याद रखना। चलिए अगला आंसर बताइए। ये क्वेश्चन याद करने वाला है, ये क्वेश्चन आप याद कर लो तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये मैंने इतना क्वेश्चन ढूंढा था, तो मुझे पता नहीं कहाँ की वेबसाइट से डाल के, फिर मैंने कोई पीएचडी वगैरह से, पता नहीं कहाँ से, राजस्थान की वेबसाइट वगैरह खोल के फिर ये क्वेश्चन मुझे मिला था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, और आया सिर्फ 2-4 एग्जाम में ही है, ठीक है, हो सकता है कि आपके एग्जाम में आ जाए। तो राजस्थान डेजर्ट, जिसे आप थार डेजर्ट कहते हैं, तो
तो इसका जो है विस्तार कहां पे देखने को आपको मिला था? ये एक स्टडी हुई थी, स्टडी में देखने को मिला था, दैट इज द प्लेस्टोसीन एज एंड रिसेंट डिपॉजिट। यहां पे बस इतना आप याद कर लीजिए। मैं आपको कहूंगा कि ये क्वेश्चन आप सीधा से सीधा याद कर लीजिए, जैसे रट्टा तो नहीं मैं कहूंगा, याद कर लीजिए, ठीक है। तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, नहीं सी ऑप्शन याद करने वाला क्वेश्चन है ये, यस याद करने वाला क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये मैंने बहुत ज्यादा जब स्टडी किया था तो पीडीएफ से मुझे मिला था, मतलब पीएचडी वगैरह की स्टडी थी वो, तो उसमें मिला था ये मुझे। तो ये आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट वन। यस कई बार आ जाते हैं, कोई रिसेंट स्टडी वगैरह होती है तो उसमें आ जाता है ऐसे, बस याद कर लीजिए। अगला देखिए, सैलिनेशन ऑफ द सॉइल, मिट्टी का जो लवण होता है वो किसके कारण होता है? देखिए सैलिनेशन का मतलब क्या होगा? नमक आ गया। नमक क्यों आएगा? जैसे अगर हम बात करें कि समुद्र का पानी नमक वाला है, क्यों? रिवर्स का तो होता नहीं है। तो जब रिवर्स आती हैं, रिवर्स बहती हैं, सभी जगह से बहती हैं और सारा का सारा मिट्टी ये वो पहाड़ों से सब कुछ लेके एट द एंड समुद्र में जाके गिर देती हैं। तो डेट मीन्स नमक है, जहां जहां से नदियां तैरती हैं वहां पे नमक है, और ज्यादा नमक एट द एंड कहां पे चला जाएगा? समुद्र में। तो ये सेम चीज वही है कि मिट्टी के अंदर भी जो लवण होते हैं यानी कि नमक होता है, वो क्यों आता है? ज्यादा से ज्यादा अगर आप पानी देंगे, तो पानी जब देंगे तो ऑब्वियसली बात है पानी नीचे चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, और एट द एंड ऊपर सॉइल के ऊपर क्या रह जाएगा? सारे के सारे सॉल्ट रह जाएंगे। दैट मीन्स एक्सेसिव इरिगेशन, जब आप ज्यादा से ज्यादा सिंचाई करेंगे तो उस टाइम आपको देखने को ये मिलेगा। तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। और मैंने आपको बताया था, और उस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं? लीचिंग। लीचिंग ऑफ द सॉइल भी यही होता है, लीचिंग ऑफ द सॉइल भी ये होता है, मतलब एक्सेसिव इरिगेशन और नमक दिखेगा उसके ऊपर। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? सी इज द करेक्ट वन, यस सी ऑप्शन। पेस्टिसाइड, सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन का मतलब ये होता है, अच्छा एक क्वेश्चन आता है पेपर में आपको, एक होता है वेदरिंग, एक होता है इरोजन। वेदरिंग का प्रोसेस क्या होता है कि जैसे सपोज करो कि यहाँ पे कोई मिट्टी है, कोई भी चीज है, पहाड़ है, रॉक है, कुछ भी, इसके ऊपर हवा पानी का प्रेशर पड़ा, ये यहीं से टूटा और यहीं पे गिर गया, तो दैट इज कॉल्ड वेदरिंग। और इरोजन का मतलब क्या होता है? चाहे सॉइल लगा लो, सॉइल का इरोजन लगा लो। फॉर एग्जाम्पल सॉइल यहाँ पे पड़ी थी, हवा आई, ठीक है, यहाँ की सॉइल को उठा के यहाँ पे ले गई, तो दिस इज कॉल्ड इरोजन, ठीक है। तो वेदरिंग और इरोजन में यही डिफरेंस होता है, वेदरिंग उसी जगह पे हो गई और इरोजन एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे लेके, तो दैट इज कॉल्ड इरोजन, इंपॉर्टेंट वन, क्लियर। क्रॉप रोटेशन का मतलब जो है आप मल्टीपल क्रॉप, सॉरी आप एक सीजन फिर कोई और दूसरे सीजन कोई क्रॉप, तीसरे सीजन कोई क्रॉप, तो दैट इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशन। यस आंसर इसमें क्या बनेगा जी? आपका सी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर सी ऑप्शन। यहाँ देखिए प्रेसिपिटेशन हुआ, इवेपोरेशन हुआ, प्रेसिपिटेशन, ये सारा का सारा नमक जो है धरती के नीचे चला गया, दिस इज कॉल्ड लीचिंग। तो इवेपोरेशन भी हो रहा है, पानी उड़ रहा है और नमक, पानी नीचे भी जा रहा है, नमक रह जाएगा ऊपर की ऊपर। क्लियर हो गया आप लोगों को? सो दिस इज द इंपॉर्टेंट वन, क्लियर हो गया। लेक्चर में आप ध्यान देना, क्योंकि मैंने हमेशा आपको बताया है ज्योग्राफी के अंतर्गत आपको स्टैटिक पार्ट और जो है डेफिनेशन बेस के ऊपर चीज़ें ध्यान रखनी है, क्योंकि पेपर में एग्जामिनर ज़्यादातर वही पूछता है। जैसे ये, इसका लॉजिक नहीं है, अब इसको याद ही करना पड़ेगा आपको। हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टिन इन इंडिया, टिन जो है वो कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? पूरे इंडिया में। तो सबसे ज़्यादा जो टिन प्रोड्यूस होता है आपका छत्तीसगढ़ में प्रोड्यूस होता है, डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। टिन का फॉर्मूला होता है SN, याद रखना। झारखंड वगैरह में कोल वगैरह देखने को आपको मिलता है। आंसर नंबर डी इज द राइट वन, आंसर नंबर डी। चलिए अगला आंसर बताइए जी। वैली ऑफ कश्मीर इज लोकेटेड इज इन बिटवीन द फॉलोइंग रेंज। जो कश्मीर वैली है ये कहाँ पे लोकेटेड है? जास्कर, पंजी, पीर पंजाल, जास्कर, कराकोरम रेंज, कराकोरम और शिवालिक, जास्कर और शिवालिक कहाँ पे है ये दिखाता हूँ मैं आपको। सो हेयर इज द जो है आपका कश्मीर वैली, हेयर इज द कश्मीर वैली, क्लियर। और ये कहाँ पे है? सो हेयर इज द पीर पंजाल रेंज उसके बीच में, और ऊपर है आपकी दैट इज जास्कर रेंज। जास्कर रेंज और पीर पंजाल के रेंज में बीच में है क्या? कश्मीर वैली देखने को आपको मिलती है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इसमें आंसर क्या बनेगा? जास्कर और पीर पंजाल वाले एरिया में देखने को मिलती है वैली ऑफ कश्मीर, कश्मीर की घाटी। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? वन ऑप्शन बनेगा राइट वन। क्लियर हो गया आप लोगों को? यस ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। यस बिल्कुल सही, क्लियर हो गया जी आपको? जी बिल्कुल क्लियर। चलिए यहाँ पे ऊपर कराकोरम रेंज भी है, ये हम आगे भी डिस्कस करेंगे। कराकोरम रेंज जो है ट्रांस हिमालयस वाला पार्ट है, यहाँ पे ट्रांस हिमालयस वाला, तो वो देखने को हमें मिलता है। अगला बताइए,
द लीडर ऑफ नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है? देखिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन में जो मेन जो लीडर थी दैट वाज मेधा पाटकर। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? बी ऑप्शन बनेगा, जिसमें जो सरदार सरोवर डैम है इसको हाइट को बढ़ाया जा रहा था और ऑब्वियसली बात है जो हमारे नॉर्मल लोगों के लिए हार्मफुल था वहां पे। सो इसीलिए नर्मदा बचाओ आंदोलन में मेनका पाटकर जो है ये मेन की पर्सनैलिटी है। आंसर नंबर बी, नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा की अगर हम बात करते हैं तो नर्मदा जो है आपके पूरे नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को डिवाइड करने वाली रिवर है। अमरकंटक प्लेटू जो है हमारा दैट इज इन द मध्य प्रदेश, वहां से स्टार्ट होती है। जबलपुर मध्य प्रदेश में क्या बनाती है? मार्बल फॉल बनाती है, ये मार्बल फॉल बनाती है। और फिर ये मध्य प्रदेश को क्रॉस करके ये क्या यहाँ पे गिर जाती है? गल्फ ऑफ जो है दैट इज खंबात में गिर जाती है। और ये जो है आपकी अरब सागर में, ये अरब सागर में गिर जाती है। और अरब सागर में ये आपकी नर्मदा, ताप्ती, माही और साबरमती, ये चार नदियां क्या बनाती हैं? वहां पे एस्चुरी बनाती हैं। क्या बनाती हैं? एस्चुरी। क्लियर हो गया आप लोगों को? तो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नर्मदा जो है विंध्यास और सतपुड़ा के बीच में रिफ्ट वैली का पार्ट बना के, ब्लॉक माउंटेन्स का पार्ट बना के ये गिरती हैं। कहाँ पे? दैट इज इन द अरब सागर। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, मेधा पाटकर। अगला बताइए, सियाचिन ग्लेशियर जो है आपका कौन सी लोकेशन के ऊपर देखने को मिलता है? सियाचिन ग्लेशियर जहां पे आपका ऑपरेशन मेघदूत देखने को मिला था 1984 में, जब पाकिस्तान को हमने भगाया था, क्योंकि वहां पे ये क्या कैप्चर करने लगे थे? दैट इज द जो है सियाचिन ग्लेशियर को। क्लियर हो गया? सियाचिन ग्लेशियर जो है ये हाईएस्ट बैटलफील्ड भी है हमारे इंडिया में। और आंसर नंबर क्या बनेगा? दैट इज द कराकोरम रेंज में देखने को आपको मिलता है। सो दिस इज इन द कराकोरम रेंज। दिखाता हूं मैं आपको कराकोरम रेंज। सो यहाँ पे है सियाचिन ग्लेशियर, हियर इज द कराकोरम रेंज, ट्रांस हिमालयस का पार्ट बनता है ये। क्लियर? और यहाँ पे जो है लद्दाख है, 2 यूनियन टेरिटरीज हमारी बन चुकी हैं। अगला बताइए जी, द हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट। देखिए, वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट है, ये दोनों मिलते हैं कहाँ पे? नीलगिरी माउंटेन्स के ऊपर। बट दोनों चीज हम पहले बता दूं, ईस्टर्न घाट जो है ये वाटरशेड एरियाज में आता है, यहाँ पे बारिश वगैरह बहुत कम देखने को मिलती है। और ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी है दैट इज कॉल्ड जिंदघाड़ा। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? सी ऑप्शन बनेगा, जिंदघाड़ा। क्लियर हो गया आप लोगों को? यस। सो दिस इज इन द अराकू वैली ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में देखने को मिलती है अराकू वैली, 1690 मीटर जो है इसकी हाइट है। अगर पेपर में जिंदगढ़ा ऑप्शन में नहीं आता तो आपको टिक करना पड़ता है महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी जो है ये 1501 मीटर की है, 1501 मीटर की है। ये उड़ीसा वाले पार्ट में देखने को आपको मिलती है। क्लियर हो गया आप लोगों को? यस, उड़ीसा में देखने को मिलती है। यस, उड़ीसा में। समझ आया? ध्यान रखना, पेपर में अगर वहां पे जिंदगढ़ा वर्ड नहीं आता तो आप आंसर लगा देंगे महेंद्रगिरी। क्लियर? ध्यान रखना। अब मैंने आपको बताया था यहाँ पे वेस्टर्न घाट है, यहाँ पे ईस्टर्न घाट है। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट मिलते हैं नीलगिरी में। नीलगिरी जिसे आप क्या कहते हैं? ब्लू माउंटेन्स का पार्ट कहते हैं, ब्लू माउंटेन्स। और इसकी सबसे बड़ी ऊंची चोटी है दोदा बेटा। दोदा बेटा इज द हाईएस्ट पॉइंट। क्लियर? और ये है वेस्टर्न घाट, जहां से साउथ वेस्ट मानसून टकरा के सबसे ज्यादा बारिश करती हैं। और जब बारिश जो है पर्वतों से टकरा के हो, माउंटेन से टकरा के हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? ओरोग्राफिक रेनफॉल उसको कहा जाता है। क्लियर हो गया आप लोगों को? अब बात करते हैं वेस्टर्न घाट की। वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है अनाईमुड़ी, और इसकी हाईएस्ट पॉइंट क्या है? दैट इज अन्नामलाई। अन्नामलाई इज द हाईएस्ट पॉइंट। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझ आया आप लोगों को? तो आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सॉरी, आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। यस जी, आंसर नंबर सी इज द राइट वन। आंसर नंबर सी, जिंदगढ़ा इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर सी। क्लियर? और दैट्स इट, ये आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा कि आपकी साउथ सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सी है हिल्स का, तो मैंने हमेशा आपको याद करवाया है कार्डेमम, दैट इज कार्डेमम, अनाईमुड़ी और पालनी हिल्स। कैप वर्ड याद रखना, बिल्कुल सदर्न मोस्ट कार्डेमम, देन उसके बाद आपकी अनाईमुड़ी, देन उसके बाद पालनी हिल्स। क्लियर? याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे दिखा देता हूं मैं आपको। यहाँ पे देखिए जी, ये है आपकी दोदा बेटा, दैट इज द नीलगिरी माउंटेन्स की सबसे ऊंची चोटी। ये है आपकी महेंद्रगिरी। जिंदगढ़ा जो है आपकी आंध्र प्रदेश में है। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पेपर में आते हैं। चलिए जी, अगला आंसर बताइए। चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन जो है वो कौन सा आंदोलन है?
चिपको आंदोलन देखने को आपको मिला था, दैट इज इन द 1973। उस टाइम पे जो है ये उत्तर प्रदेश का पार्ट था और बाद में उत्तरांचल यानी कि उत्तराखंड वाला पार्ट बन गया। तो अभी हम कहेंगे कि चिपको आंदोलन हुआ कहाँ पे था, उत्तराखंड में 1973 में, जिसके जो लीडर थे दैट वाज सुंदरलाल बहुगाना। सुंदरलाल बहुगाना एक्चुअली इन्वायरमेंट चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते थे, ये क्या करते थे, ट्रीज के साथ ऐसे जुड़ जाते थे, यानी कि हक कर लेते थे और ट्रीज को काटने नहीं देते थे। और ये चिपको आंदोलन जो है एक तरह से ये विमेन आंदोलन है, फेमिनिस्ट मूवमेंट है, ये नारीवादी आंदोलन है, क्योंकि ये विमेन आंदोलन था प्रॉपर तरीके से। ये विमेन आंदोलन था, विमेन मूवमेंट थी ये, जहाँ पे वो जो है विमेन जो है कल्टीवेशन करती थी, लाइफ स्टॉक और अपने बच्चों को पालती थी। ये जो है लैंडस्लाइड्स या फ्लड से नहीं बचाती थी, उनकी डेली की नीड्स को पूरा करने के लिए ये भी चीज़ें करी जाती थी। तो दिस वाज ए प्योरली विमेन मूवमेंट, इसको कह सकते हैं। जहाँ अगर यहाँ पे पेपर में आता इन्वायरमेंट मूवमेंट है तो आप इन्वायरमेंट को भी टिक कर सकते थे। तो ये ध्यान रखना, आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर ए, that is Chandi Prasad Bhatt, the founder of the Shuli Gram Swaraj Sangh, led the first Chipko movement near the village of Mandal. When the government would not entertain their pleas, Bhatt led a group of villagers who hugged the trees to save them. So this is the Chipko Andolan. Clear? ये ध्यान रखना, चंडी प्रसाद भट्ट, this is very very important. फेमिनिस्ट मूवमेंट थी मेनली। यहाँ पे देखो पिक्चर के जो विमेन है ये हक करके खड़ी हुई हैं उनको, ताकि वो पेड़ को काटे ना। अगला बताइए। नॉन वायलेंट थी बिल्कुल। लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ इंडिया इज, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन अभी डिस्कस किया हमने। लार्जेस्ट ग्लेशियर इज सियाचिन, कराकोरम रेंज में देखने को मिलता है। हाईएस्ट बैटलफील्ड है, ऑपरेशन मेघदूत 1984 में देखने को आपको मिला था। सो दिस इज द बाउंड्री लाइन ऑफ कंट्रोल बिटवीन द इंडिया एंड द पाकिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में ये है। और सियाचिन ग्लेशियर न्यूब्रा वैली के पास देखने को आपको मिलता है, न्यूब्रा वैली। क्लियर? ये याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, श्योक और न्यूब्रा वैली के बीच में, बट मैं आपको दिखाऊंगा आगे भी। चलिए जी, अगला आंसर बताइए। एक क्वेश्चन इस तरीके का और भी है, मतलब ग्लेशियर्स के ऊपर, तो आपको उसमें पता लग जाएगा। अगला देखिए, द कॉन्फ्लुएंस ऑफ भागीरथी एंड अलकनंदा इज, भागीरथी और अलकनंदा जो मिलते हैं वो देवप्रयाग में मिलते हैं। क्लियर? वहां से स्टार्ट होती है आपकी गंगा, जिसे हम गंगोत्री ग्लेशियर कहते हैं, एक्चुअली वो देवप्रयाग से स्टार्ट होती है, गंगा रिवर। तो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, भागीरथी और अलकनंदा। और रुद्रप्रयाग जो होता है मंदाकिनी और अलकनंदा के रिवर से मिलने से बनता है, मंदाकिनी प्लस अलकनंदा से मिलता है। क्लियर? याद रखिए। हरिद्वार में रिवर गंगा बहती है, इलाहाबाद में गंगा और यमुना का संगम होता है। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, देवप्रयाग। सो दिस इज द देवप्रयाग, अलकनंदा, भागीरथी, और यहाँ से आपकी देवप्रयाग और यहाँ से आपकी गंगा रिवर स्टार्ट हो जाती है। रुद्रप्रयाग मैंने बता दिया। एक आपको याद करना है नंदप्रयाग। नंदप्रयाग जो है वो किससे जुड़ता है, नंदाकिनी और अलकनंदा से, नंदाकिनी प्लस अलकनंदा। क्लियर? ये भी आपको याद रखना है। और एक है कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग जो जुड़ता है, ये जुड़ता है किसके साथ, दैट इज पिंडारी रिवर और प्लस अलकनंदा रिवर के साथ जो है ये मिलता है, सॉरी पिंडर रिवर, नॉट पिंडारी, इट्स पिंडर रिवर। क्लियर? और विष्णुप्रयाग कहाँ से मिलता है, दैट इज द अलकनंदा प्लस धौली गंगा। अलकनंदा और धौली गंगा ये पेपर में आते हैं, मैच ऑफ द फॉलोइंग में भी पूछा जा सकता है, और कोई पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं है देवप्रयाग ही पूछेगा। नंदप्रयाग भी पूछ सकता है, कर्णप्रयाग भी पूछ सकता है, विष्णुप्रयाग भी पूछ सकता है, रुद्रप्रयाग भी पूछ सकता है, कोई मर्जी प्रयाग पूछ सकता है आपसे, याद रखें। चलिए जी, अगला आंसर बताइए जी। लार्जेस्ट विंड फार्म ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन, लार्जेस्ट विंड फार्म जो है इंडिया में कहाँ पे है, दैट इज कॉल्ड मुपंडल विंड फार्म। मुपंडल विंड फार्म ये कहाँ पे है, सो दिस इज इन द तमिलनाडु। तमिलनाडु में देखने को आपको मिलता है। आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। 15,000 मेगावाट की कैपेसिटी का ये विंड फार्म देखने को आपको मिलेगा। सबसे ज्यादा जो विंड फार्म है वो आपकी जर्मनी में है, देन डेनमार्क में, यूएस में और यूके में, और 5वां नंबर इंडिया का आता है। सबसे ज्यादा जर्मनी, देन जर्मनी के बाद डेनमार्क। और विंड फार्म इंडिया में सबसे बड़ा है मुपंडल जो है विंड फार्म, और एक कहाँ पे देखने को मिलता है, तमिलनाडु में। आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 15,000 मेगावाट की कैपेसिटी है जी। श्रावती हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है ये कहाँ पे, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। ये हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है कर्नाटक में। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि आपको मैंने याद करवाया था श्रावती वाटरफॉल।
ये शरावती जो वाटरफॉल हैं ये कहाँ, इसको और क्या कहते हैं, ये शरावती वाटरफॉल के ऊपर, शरावती रिवर है एक्चुअली ये कर्नाटक में, इसके ऊपर जो है जोग फॉल बनते हैं और महात्मा गांधी फॉल भी कहते हैं, या फिर आप इसको गरसोपा फॉल भी कहते हैं, गरसोपा फॉल। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। और अगर आपसे पूछा कि इंडिया में सबसे बड़े फॉल कौन से हैं, वो भी आपके कर्नाटक में कुंचिकल फॉल, और ये कौन सी रिवर के ऊपर है, रिवर वाराही, वाराही रिवर के ऊपर देखने को हमें मिलते हैं। तो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, कर्नाटका इज द राइट वन, कर्नाटक। चलिए जी अगला आंसर बताइए। क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है, कौन सी यूनियन टेरिटरी में हाईएस्ट सेक्स रेशियो है। कौन सी यूनियन टेरिटरी में हाईएस्ट सेक्स रेशियो है, कहने का मतलब अगर 1000 लड़कियां जन्म लेती हैं तो उनके जो 1000 लड़कियां जन्म लेती हैं तो ऑब्वियसली बात है, सॉरी लड़के जन्म लेते हैं तो उतने में कितनी लड़कियां पैदा होती हैं, डेट इज फीमेल टू मेल रेशियो जिसे हम कहते हैं, डेट इज सेक्स रेशियो। हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो है केरल में, सबसे ज़्यादा, लेकिन इन्होंने पूछा क्या है यूनियन टेरिटरी, तो वो है आपकी पुडुचेरी में, पुडुचेरी इज द करेक्ट आंसर। सबसे कम पूछा कि कहाँ पे सेक्स रेशियो, तो दमन एंड दीव में। यूनियन टेरिटरी स्टेट पूछा तो हरियाणा, स्टेट पूछा तो हरियाणा, याद रखना आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, पुडुचेरी इज द करेक्ट आंसर, पुडुचेरी। अगला क्वेश्चन बताइए। यस जी, समझ आ रहा है ना। विच कमोडिटी टॉप्स द करंट लिस्ट ऑफ इंपोर्टेड कमोडिटी ऑफ इंडिया, मतलब जब हम बाहर से कोई चीजें मंगाते हैं तो सबसे ज्यादा कौन सी चीज मंगाई जाती है, कौन सी कमोडिटी जो है मंगाते हैं हम, सबसे ज्यादा जो मंगाया जाता है वो मंगाया जाता है क्रूड ऑयल, दैट इज क्रूड पेट्रोलियम सबसे ज्यादा। दूसरे नंबर पे हम मंगाते हैं दैट इज द गोल्ड, क्लियर। और तीसरे नंबर पे हम मंगाते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। आंसर नंबर क्या बनेगा, डी इज द करेक्ट आंसर, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। यहाँ पे देखिए, सॉरी क्रूड पेट्रोलियम, आंसर नंबर डी, क्रूड पेट्रोलियम, उसके बाद गोल्ड, फिर पेट्रोलियम, ये कोल कोक वगैरह सब चीजें ऐसे मंगाई जाती हैं। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। मैंने आपको बताया था कि पेट्रोलियम के लिए कौन सा रेवोल्यूशन हुआ था, दैट इज ब्लैक रेवोल्यूशन, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और पेट्रोलियम के लिए दैट इज ब्लैक रेवोल्यूशन। और गोल्ड की अगर मैं बात करता हूं तो कोलार माइंस हैं हमारी, कोलार माइंस कर्नाटक, वहां से गोल्ड मिलता है। और सबसे ज्यादा आपको पता है दैट इज इन द साउथ अफ्रीका, जोहान्सबर्ग से। प्लेटिनम की अगर मैं बात करता हूं, प्लेटिनम को शुद्ध करने के लिए, साइंस का क्वेश्चन एक घुसाता हूं मैं, शुद्ध करने के लिए एक जो है मिक्सचर होता है जिसे हम कहते हैं एक्वा रेगिया, अमलराज, जिसमें हम 3 पार्ट HCl के डालते हैं और 1 पार्ट HNO3 का डालते हैं, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 3 पार्ट और HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड का 1 पार्ट डाला जाता है और प्लेटिनम को शुद्ध कर सकते हैं। आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, पेट्रोलियम क्रूड इज द राइट आंसर, पेट्रोलियम क्रूड। चलिए जी अगला आंसर बताइए, बताइए जी, बताइए, शाबाश। इनमें से सीक्वेंस बताना है आपको, पेट्रोलियम हिमालयन रेंज का फ्रॉम द साउथ टू नॉर्थ, दक्षिण से उत्तर की तरफ लगाना है आपको जी, साउथ से नॉर्थ की तरफ लगाना है। ये आपको अभी हमने डिस्कस करी थी। कराकोरम तो बिल्कुल ट्रांस हिमालयाज में थी, फिर उसके बाद लद्दाख थी, जास्कर थी और पीर पंजाल। जास्कर और पीर पंजाल के बीच में कश्मीर वैली डिस्कस करी थी। जास्कर के साइड पे थी लद्दाख, लद्दाख के ऊपर थी कराकोरम। तो इसका मतलब सीधा आंसर क्या बन गया आपका, 1 ऑप्शन बन गया करेक्ट आंसर। पर हम डिस्कस करते हैं अब, यहाँ पे देखिए जी कहाँ पे है ये। सो कराकोरम, हेयर इज द कराकोरम, फिर उसके बाद आ गई आपकी दैट इज जास्कर रेंज, क्लियर। ये आ गई लद्दाख रेंज और उसके बाद नीचे जो है आपकी पीर पंजाल रेंज। तो ये दक्षिण से, अगर हम एक सेकंड को, इन्होंने क्या पूछा था, दक्षिण से नॉर्थ की तरफ लगानी है, तो आप पहले ही लगाएंगे पीर पंजाल, ठीक है, फिर जास्कर, फिर लद्दाख, क्योंकि मैंने नॉर्थ टू साउथ लगा दी। तो इसका मतलब आंसर क्या बनेगा इसका, डी, क्योंकि इन्होंने पूछा ना दक्षिण से नॉर्थ। पीर पंजाल लास्ट में है, फिर उसके बाद जास्कर आती है, एक सेकेंड, पीर पंजाल जास्कर, एक सेकेंड रुको, ये क्वेश्चन गलत तो नहीं डाल दिया इन्होंने। पीर पंजाल, फिर उसके बाद लद्दाख, देन जास्कर, पीर पंजाल के बाद लद्दाख बनेगा। हिमालयन रेंज को करेक्ट ऑर्डर में लगाना है, साउथ टू नॉर्थ लगाना है। कराकोरम, लद्दाख, एक सेकेंड, कराकोरम, लद्दाख नहीं, कराकोरम के बाद जास्कर रेंज बनेगा, क्योंकि ये है आपका इसमें,
इसमें ऑप्शन गलत है। अगर मैं इसको नॉर्थ टू साउथ कर दूं, इसको अगर मैं नॉर्थ टू साउथ कर दूं तो ये आंसर बन जाएगा। नॉर्थ टू साउथ कर दूं तो ए बन जाएगा ए ऑप्शन। कराकोरम के बाद जो आएगा आपका लद्दाख आएगा, ठीक है, फिर जास्कर आएगा, फिर पीर पंजाल आएगा। ये ध्यान रखिए, दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं। कराकोरम के बाद जास्कर, लद्दाख और पीर पंजाल। दोबारा देखते हैं यहाँ पे। कराकोरम, एक सेकंड रुकिए, अरे गलती कहाँ हो रही है, एक सेकंड रुकिए। कराकोरम, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ से गड़बड़ होगी, एक सेकंड, इसको मैं ना रब कर देता हूँ ताकि समझ आ जाए। ये सही था, ये क्वेश्चन भी सही है। दोबारा रिपीट करते हैं क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करते हैं, जस्ट ए सेकेंड। क्वेश्चन क्या बोलता है कि आपके हिमालय रेंज को दक्षिण से उत्तर भारत की तरफ लगाना है। अब दक्षिण से उत्तर भारत की रेंज तो आपको पता ही लग गया। दक्षिण में है सबसे पहले पीर पंजाल, फिर उसके बाद पीर पंजाल से फिर आती है ये वाली आपकी ये, तो दिस इज जास्कर रेंज। फिर ये बीच में सेकंड नंबर वाली आ रही है लद्दाख, फिर उसके बाद आती है कराकोरम। दैट मीन्स दक्षिण से अगर उत्तर भारत की लगाते हैं तो पहले पीर पंजाल आएगी, फिर आपकी जास्कर आएगी, फिर आपकी लद्दाख आएगी और फिर आएगी कराकोरम। क्लियर। अगर हम साउथ से नॉर्थ की तरफ लगाते हैं तो ये बनेगा, अगर नॉर्थ से साउथ की तरफ लगाते हैं तो ये बनेगा। तो अब देख लीजिए क्या बनेगा, पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख और कराकोरम। ये देखना है आपको, पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख एंड कराकोरम। इसका आंसर बनेगा डी, इसका आंसर बनेगा डी ऑप्शन। क्लियर, क्योंकि उन्होंने दक्षिण भारत से उत्तर भारत की तरफ लगाई थी, तो आंसर इसमें डी बन जाएगा, पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख और कराकोरम। क्लियर। अगर ये डाल देता नॉर्थ टू साउथ तो उसमें हम डाल देते ए ऑप्शन को। समझ आया आप लोगों को? तो आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। कराकोरम रेंज वाला ये तो आपको पता ही है, दैट इज द आपका बिल्कुल ट्रांस हिमालयस वाला पार्ट बन जाता है। क्लियर। और यहाँ पे दो रिवर्स बैठती हैं आपकी कराकोरम रेंज में, न्यूब्रा और श्योक रिवर। याद रखना, ये न्यूब्रा वैली के पास मैंने आपको बताया था सियाचिन ग्लेशियर, दैट मींस कराकोरम रेंज में आपको देखने को मिलता है, अभी हमने डिस्कस किया था। क्लियर हो गया आप लोगों को? यस। और लद्दाख रेंज की अगर मैं बात करता हूं तो ये बिटवीन द इंडस रिवर, ये इंडस रिवर है यहां से जो बहती है, इंडस रिवर और जो है इंडस रिवर और आपका जो है नुब्रा रिवर के बीच, इंडस रिवर और श्योक रिवर के बीच में आता है आपका लद्दाख रेंज। इंडस रिवर और श्योक रिवर के बीच में आता है, दैट इज लद्दाख रेंज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। और झास्कर जो है यहां से झास्कर रिवर जो है कट कर देती है और पीर पंजाल यहाँ पे लास्ट में आ गई, और पीर पंजाल आपका लोअर हिमालयस का पार्ट बनाती है। और उसके बाद जो अगर मैं शिवालिक की बात करता हूं तो शिवालिक आपके आउटर हिमालयस का पार्ट बनाती है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लियर, ये याद रखना, आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर डी। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, इट्स कॉल्ड मुकुट मणिपुर बांध जो है ये कहां पे है? सो मुकुट मणिपुर डैम जो है ये वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में, और एक किस रिवर के ऊपर है? ये किस रिवर के ऊपर है? दैट इज कॉल्ड कांग साबाती रिवर के ऊपर है। आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर डी, आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। याद रखने वाला क्वेश्चन है, स्टैटिक क्वेश्चन है आपका, ठीक है। डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, वेस्ट बंगाल में देखने को आपको मिलता है ये। सो यहाँ पे देखिए जी, दिस इज द कांग साबाती रिवर और यहाँ पे है आपका डैम मुकुट मणिपुर। चलिए जी अगला आंसर बताइए। 2014 में नमामि गंगे प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था, और ये जो प्रोग्राम था ये इंडिया का सेंट्रल प्रोग्राम था, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने चलाया था, और जिसमें आपको गंगा रिवर को क्लीन भी करना है, रिजुविनेट भी करना है और पोल्यूशन फ्री करना है। और ये किस चीज़ का प्रोजेक्ट था? ये इसमें 20,000 करोड़ रुपया दिया गया था और इसमें गंगा को क्लीन करना था हमारा मेनली। तो ये क्या था? दिस इज द नेशनल मिशन फॉर द क्लीन गंगा। क्लियर, आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। यस, दिस इज द डी ऑप्शन, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। गंगा का जो है गंगा को क्लीन करना राष्ट्रीय तरीके से। क्लियर हो गया? यस, सेंटर प्रोजेक्ट है ये, जिसमें हमने गंगा रिवर को जो है प्रॉपर तरीके से सफाई करनी है, बायोडाइवर्सिटी बना के रखनी है, पब्लिक अवेयरनेस करके रखनी है, इंडस्ट्री जो गंद मंद फेंकती है गंगा रिवर में वो देखना है हमें। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बजट फॉर ए क्लीनर गंगा फॉर द इंप्रूविंग द रिवर गंगा एंड फॉरेस्ट इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी वगैरह बना के को रखना। चलिए जी अगला आंसर बताइए। डायमीटर ऑफ मून एंड अर्थ इज, देखिए जी मून जो होता है वे 4 टाइम्स होता है अर्थ के, तो ये अप्रोक्सीमेटली 4 टाइम 27% होता है। तो ये क्या बनेगा रेशियो मून एंड अर्थ की? दैट इज 1:4। 1:4 इज द करेक्ट आंसर। तो रेशियो ऑफ डायमीटर इज इक्वल टू 1:4।
ये याद कर लो, चाहे ऐसे ही याद कर लो, और आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो मून होता है वो अर्थ का जो है नेचुरल सैटेलाइट है, और अर्थ जो है, अर्थ आपकी 5वीं सबसे बड़ी सैटेलाइट है, सॉरी 5वां सबसे बड़ा जो है डेट इज प्लैनेट है अर्थ, जिसे आप ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। और अर्थ का ट्विन कौन सा है? वीनस, जिसे आप मॉर्निंग और इवनिंग स्टार कहते हैं। हॉटेस्ट एंड ब्राइटेस्ट प्लैनेट भी इसको कहा जाता है। तो आंसर नंबर सी इज द करेक्ट वन। चलिए जी अगला आंसर बताइए। क्वेश्चन क्या कहता है कि इनमें से लार्जेस्ट रिवर बताइए साउथ इंडिया की कौन सी है, जिसे आप कहते हैं दक्षिण गंगा, गेंजेस ऑफ द साउथ। बताइए जी, दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है? ये हम क्या कहते हैं? दैट इज गोदावरी रिवर को। आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, गोदावरी। गोदावरी स्टार्ट कहां पे होती है? दैट इज द कौन से प्लेटू से स्टार्ट होती है? महाबलेश्वर से स्टार्ट होती है आपकी, दैट इज कृष्णा रिवर, महाबलेश्वर से। ये स्टार्ट होती है नासिक से, त्रिंबकेश्वर प्लेटू से स्टार्ट होती है, और गोदावरी बहती है और कृष्णा रिवर के साथ बनाती है कृष्णा गोदावरी डेल्टा, और ये बनता है आंध्र प्रदेश में। कृष्णा गोदावरी डेल्टा के बीच में आपकी एक लेक आ जाती है, कुलेरू लेक, ये भी आपको याद रखना है। गोदावरी रिवर के ऊपर 2 प्रोजेक्ट याद रखें, एक पोलावरम प्रोजेक्ट जो आपका कहाँ पे देखने को मिलता है? दैट इज आंध्र प्रदेश, और एक याद रखिए कालेश्वरम प्रोजेक्ट जो आपको देखने को मिलता है तेलंगाना में, कालेश्वरम प्रोजेक्ट। क्लियर? और उसके बाद अगर हम बात करें कृष्णा रिवर की, कृष्णा रिवर जो स्टार्ट होती है वो मैंने आपको बता दिया, महाबलेश्वर प्लेटू से दूसरी सबसे बड़ी नदी है साउथ इंडिया में, और ये भी कहाँ पे गिरती है? अगेन कृष्णा गोदावरी डेल्टा, और कृष्णा रिवर के ऊपर दैट इज श्री स्लेम डैम में है, और नागार्जुना सागर डैम है, अलामट्टी जो है डैम देखने को आपको मिलता है। सो दिस इज ए। पेनगंगा इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गोदावरी। कावेरी रिवर स्टार्ट होती है कहां से? दैट इज ब्रह्मगिरी रेंज, कर्नाटक से, और कावेरी रिवर डिस्प्यूट जो है 4 राज्यों में, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी, यहाँ पे पानी को लेकर डिस्प्यूट है इनमें। महानदी छत्तीसगढ़ से स्टार्ट होती है और उड़ीसा में एक डैम बनाती है, दैट इज कॉल्ड हीराकुड डैम। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, और मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के लिए एक पर्सन ने एक वर्ड यूज किया था कि जो डैम्स हैं वो टेम्पल्स हैं मॉडर्न इंडिया के, डैम्स आर द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। ये स्टेटमेंट किसने दी थी? ये जवाहरलाल नेहरू जी ने दी थी, ये भी आपको याद रखनी है। आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, गोदावरी इज द राइट वन, गोदावरी जी। अगला क्वेश्चन बताइए जी क्या कहता है। सलाल हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है ये कौन सी रिवर के ऊपर देखने को हमें मिलता है? सलाल हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये हमें देखने को मिलता है कहां पे? चेनाब रिवर के ऊपर। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर सी, चेनाब रिवर इज द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चेनाब रिवर। क्लियर हो गया आप लोगों को? यस। झेलम रिवर के ऊपर आपको पता है दैट इज द कृष्णा, जिसमें डिस्प्यूट है आपका, दिमाग से निकल गया, चलो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, कुछ कृष्णा के नाम से है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। रिवर रावी के ऊपर थीन डैम, रंजीत सागर डैम जिसे हम कहते हैं, ब्यास रिवर के ऊपर आपका पोंग डैम देखने को मिलता है, और सतलज रिवर के ऊपर कौन सा है? सतलज रिवर के ऊपर है आपका दैट इज बाखड़ा नंगल डैम। क्लियर? याद रखें, चेनाब इज द करेक्ट आंसर, चेनाब। क्लियर हो गया आप लोगों को? यस, हाँ क्लियर। और भी प्रोजेक्ट याद कर सकते हैं चेनाब रिवर के ऊपर, बागलीहार हो गया, दुलहस्ती। सो दीज आर द डैम्स। क्लियर? ये याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। चेनाब रिवर के ऊपर देखने को आपको मिलता है। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर सी। चलिए जी अगला आंसर बताइए क्या बनेगा। वर्नल इक्विनॉक्स टेक्स प्लेस ऑन, वसंत विषुव कब होता है? वसंत विषुव कब होता है, ये आपका क्वेश्चन है। वर्नल इक्विनॉक्स, देखिए जी, इक्विनॉक्स का मतलब ये होता है जब सन की रेज जो है इक्वेटर के ऊपर पड़ती हैं, विषुव रेखा के ऊपर पड़ती हैं, और जब दिन और रात, डे और नाइट जो है इक्वल हो जाते हैं, आपके 12-12 घंटे के हो जाते हैं। क्लियर? और वर्नल इक्विनॉक्स लगता है आपका कब? दैट इज ऑन द 21st ऑफ मार्च, 21st ऑफ मार्च को लगता है। आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर ए। समझ आया आप लोगों को जी? 21 मार्च को, 23 सितंबर को भी होता है। 23 सितंबर को कौन सा होता है बता सकते हैं आप लोग? 23 सितंबर को कौन सा होता है? यस, ऑटम। समझ आ गया? यस, 23 को होता है ऑटम इक्विनॉक्स, बिल्कुल सही। और मैंने आपको बताया था 22 दिसंबर को क्या होता है, जब सन की रेज कैप्रिकॉन के ऊपर पड़ रही होती हैं, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कैप्रिकॉन होता है 22.5 डिग्री, 23.5 डिग्री साउथ में, तो आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है? दैट इज विंटर सॉल्स्टाइस, सर्दी का दिन हो जाता है। और ऐसे ही अगर आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर सन की रेज पड़े,
दैट इज 23.5 डिग्री नॉर्थ के ऊपर। क्लियर? तो उस दिन क्या हो जाएगा आपका समर सॉल्स्टिस। समर सॉल्स्टिस। क्लियर? तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। 21 मार्च इज द करेक्ट वन, 21st ऑफ मार्च। क्लियर? यस। अगर आपसे पेपर में पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि रोटेशन हो रहा है, अर्थ रोटेट कर रही है, सन के आगे रोटेट कर रही है, तो रोटेशन से क्या बनेगा? दिन और रात, डे एंड नाइट। अगर रेवोल्यूशन हो रहा है तो उसमें बनते हैं सीजन। ये भी आपको याद रखना। परिक्रमा हो रही है, परिक्रमा मतलब रेवोल्यूशन, अगर आप ऐसे ऐसे चल रहे हैं तो दैट मीन्स कॉल्ड आपका सीजन बनेंगे। अगर आप चल रहे हैं, रोटेशन कर रहे हैं इस तरीके से, तो दिन और रात बनेंगे। क्लियर हो गया? दिन और रात रोटेशन से बनेंगे। अगर आप रेवोल्यूशन कर रहे हैं तो इस तरीके से, दैट मीन्स सीजन बनेंगे। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए जून सॉल्स्टिस, जिसे आप समर सॉल्स्टिस कहते हैं, दिन यहाँ पे लंबा होगा, डे लॉन्ग होगा और नाइट क्या हो जाएगी? शॉर्ट। और ये 21 ऑफ जून को सन की रेज पड़ रही हैं कैंसर के ऊपर। क्लियर? और यहाँ पे मार्च इक्विनॉक्स लगता है आपका, जब 23.5 डिग्री के जब 0 डिग्री के ऊपर जो है आपकी सन की रेज पड़ रही होती हैं 21 ऑफ मार्च को। सितंबर इक्विनॉक्स 23 ऑफ सितंबर। और दिसंबर में आपका सन की रेज पड़ रही होती हैं, दैट इज ऑन द 23.5 डिग्री साउथ। चलिए अगला आंसर बताइए। द खेतरी प्रोजेक्ट इन राजस्थान, द खेतरी प्रोजेक्ट इन राजस्थान इज फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ। खेतरी प्रोजेक्ट इन राजस्थान इज फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ। जो खेतरी प्रोजेक्ट है राजस्थान में, वो किस चीज के लिए फेमस है? ये आपका क्वेश्चन है। तो खेतरी प्रोजेक्ट, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बता सकते हैं आप लोग। यस, तो ये है कॉपर के लिए। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, कॉपर। क्लियर? आंसर नंबर सी। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे कि स्टील की प्रोडक्शन को 300 मिलियन टन करने के लिए मिशन जो है आपका प्रबोधिया चल रहा है। मतलब ईस्टर्न पार्ट को आपने ज्यादा करना है फोकस, उड़ीसा वाले पार्ट को फोकस करना है। तो मिशन प्रबोधिया चल रहा है। और एल्यूमिनियम की ओर आपको पेपर में पूछी जाती है। एल्यूमिनियम की ओर है बॉक्साइट और कोरंडम। और एल्यूमिनियम जो होता है अर्थ क्रस्ट में मिलने वाला सबसे ज्यादा मेटल होता है अर्थ क्रस्ट में। क्लियर? याद रखें, इंपॉर्टेंट है। जिंक की अगर मैं बात करता हूं तो जिंक का एक और याद कर लीजिए, कैलामाइन। क्लियर? जिंक पायराइट याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। तो आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? आंसर नंबर सी जी, खेतरी में। क्लियर? सो गाइस, मुझे लगता है आप लोगों को बहुत मजा आया होगा। ठीक है, अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिए। बाकी जितने भी चीजें होती हैं, अपडेट्स आपको यूट्यूब चैनल के ऊपर, हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, सब जगह के ऊपर आपको अपडेट्स मिलते रहते हैं। लेकिन उसको बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप लोग जो है चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज एमसीक्यू पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरा पेड बैच ले सकते हैं, 10,000 एमसीक्यू कोर्स। इसमें चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, सारे पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जितने भी हमारे टॉपिक्स आते हैं वो, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर आप लोग जो है चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, डिस्कशन करना चाहते हैं, टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग लेना चाहते हैं, तो आप मेरा जनरल अवेयरनेस का सिलेक्शन बैच ले सकते हैं। इस बैच के अंतर्गत आपको एक कोड लगाना है VIP। जैसे आपने VIP कोड डाला तो आपको ये कोर्स जो है आपको सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपए में मिल जाएगा। ये अभी फ्लैश सेल चल रही है, तो आप इस कोर्स को बाय कर सकते हैं इस प्राइस के ऊपर। क्लियर? तो आप देख लेना, दोनों में से अगर आपको कोर्स परचेज करना है। बट मैं आपको कहूंगा कि अगर आपके पास दोनों का कॉम्बिनेशन है तो मतलब इससे सुपर कोई चीज हो नहीं सकती। बाकी आप लोगों को देखना है। ठीक है, आप लोग स्टडी IQ ऐप और वेबसाइट के ऊपर इन कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। जैसे आप इसको देखेंगे तो आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा होम पेज, यहां पे दिखेगा सर्च बार। सर्च बार में डाल देना लाइव वर्ड। जैसे आपने लाइव वर्ड डाला तो आपको ये कोर्स नजर आ जाएगा, लाइव जनरल अवेयरनेस का सिलेक्शन बैच नजर आ जाएगा। और अगर यहां पे आप डालते हैं 10,000 तो आप 10,000 दिखेंगे तो आपको इस तरीके से नजर आ जाएगा ये कोर्स। ये परचेज करें, जो भी गिवन कोर्स हैं उसको लगा के अपना डिस्काउंट लें। और ये कोर्सेज आपको अगर यहां से समझ नहीं आए तो आपको बेस्ट सेलिंग कोर्स में आपको नजर आ जाएगा, व्यू ऑल का बटन दबाना तो आपको ये दोनों कोर्सेज नजर आ जाएंगे। इसको परचेज करें, अपनी प्रेपरेशन को आगे बढ़ाएं। बाकी इन सब के लिंक्स और जो भी क्लासेस के लिंक होते हैं, या अपडेट्स वगैरह जो भी होते हैं, वो आपको यहाँ पे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलते हैं डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से। मेरे साथ यहाँ पे 1,40,000 प्लस बच्चे जुड़े हुए हैं, तो आप भी आके जुड़ सकते हैं। आप मुझे फेसबुक के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर जो है फॉलो कर सकते हैं। कोई भी अपडेट्स लेना हो या कोई भी जानकारी लेनी हो तो आप मुझे यहाँ पे ईमेल भी कर सकते हैं। कोई भी पेपर हो, एग्जाम हो, डाउट्स हो, यहाँ पे आप मुझे सेंड कर सकते हैं। क्लियर? सो थैंक यू सो मच गाइज। आई थिंक आप लोगों को मजा आया होगा ज्योग्राफी की रिवीजन क्लास में, और ऐसे ही रिवीजन क्लासेस हम और भी लेके आएंगे। सो थैंक यू सो मच एंड गुड लक, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।